ओके, वेलकम टू द नेक्स्ट सेगमेंट। इसके अंदर ऑफेंसेस का भी मैं थोड़ा सा एक पोर्शन उठा रहा हूँ बिकॉज ऑफेंसेस आर आल्सो टेस्टेबल एंड उसके बाद हम कस्टम्स की स्टार्ट करेंगे। कस्टम्स वी विल पिक आफ्टर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट क्विकली। सेक्शन नंबर 122 व्हिच कंटेन्स द पेनल्टीज फॉर डिफरेंट ऑफेंसेस। अब 122(1) सब सेक्शन वाइज चलना पड़ेगा इसके अंदर क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन बहुत ही डायरेक्टेड आता है। ओके, सो 122(1) इज ऑन अ टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन क्या होता है, रजिस्टर्ड पर्सन क्या होता है। आई होप यू आर एबल टू क्लैरिफाई दैट। मतलब एक दिमाग में अच्छी वो एक बाइफर्केशन बनी हुई है। तो 122(1) में बेसिकली ऑफेंसेस क्या है, इसके अंदर देयर आर अराउंड 22 ऑफेंसेस व्हिच हैव बीन लिस्टेड। इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू लर्न ऑल द ऑफेंसेस? आंसर इज नो। आपको एक बार बस बेसिक इसको रीड करना है और वो सारे ऑफेंसेस कवर्ड है। आपने इनवॉइस गलत तरीके से दिया, सप्लाई में गलती करी, बस एक जगह टाइम लिमिट है वो आप लर्न कर लो दैट इफ यू आर कलेक्टिंग टैक्स, चाहे आपने गलती कलेक्ट क्यों ना किया हो, यू हैव टू पे टू द गवर्नमेंट। और अगर 3 महीने से ज्यादा डिले हो गया तो वो ऑफेंस बन जाता है। तो ये 3 महीने का टाइम पीरियड लर्न कर लो। बाकी इसके अंदर सारी चीजें कवर्ड है। रजिस्ट्रेशन में गलतियां करी, बुक्स में गलतियां करी, इनवॉइसिंग में गलती करी, सप्लाई में गलती करी, आईटीसी में गलती करी। आप सीधा इसमें अमाउंट लर्न करेंगे 10,000 और अमाउंट इन्वॉल्व विचर इज हायर, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, 10,000 और अमाउंट इन्वॉल्व विचर इज हायर, दिस इज ऑन अ टैक्सेबल पर्सन। ये आपका बहुत ही बेसिक लेवल पे ऑफेंस आता है। 1A इज ऑन एनी पर्सन। एनी पर्सन मतलब आप जो इसका ज्यूरिसडिक्शन है इस सबसेक्शन का वो एक्सीड कर रहे हो। आप टैक्सेबल पर्सन से ज्यादा उसको भी पकड़ रहे हो जो बेनिफिट रिटेन कर रहा है, जिसके वजह से ये ऑफेंसेस हो रहे हैं। मतलब वो ऑफेंस कर नहीं रहा है, ऑफेंस करवा रहा है। और कौन से वाले? अब ये चार आके आपको लर्न करने। आंसर इज नो। मैं अभी नहीं बोलूंगा इसको अलग से लर्न करो, बट ये जरूर लर्न करो कि हम किसको पकड़ रहे हैं, ताकि पेपर में अगर आए कि अच्छा दिस इज समथिंग दैट इज बीइंग वो ऑफेंस ये करवा रहा है या वो बेनिफिट रिटेन कर रहा है, तो आप 1A लगा पाओ। और 1A में पेनल्टी कितना है? जितना भी आप यहाँ पे गलती करोगे, आपने टैक्स जितना भी इवेड किया, आईटीसी जितना भी गलत लिया, या फिर आपने कितना भी गलती उसमें व्हाटएवर द अमाउंट इन्वॉल्वड इज ऑफ योर मिस्टेक, वो आपकी पेनल्टी लग जाएगी। अभी तक मैं वर्ड यूज कर रहा हूं पेनल्टी, एक दो जगह में फाइन वर्ड यूज करूंगा, उतना आपको ध्यान रखना है। 122(1) भी अगेन अ वेरी स्पेसिफिक सबसेक्शन डायरेक्टेड ओनली ऑन ईसीओ। ईसीओ की कुछ गलतियां हो गई है। ये 3 गलतियां क्या है? परमिट सप्लाई बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन, अलाउ इंटरस्टेट सप्लाई बाय इनएलिजिबल पर्सन। अब ये अगेन लिंक्ड हो जाता है ईसीओ के चार्ट से। ठीक है, आप उसमें भी पूरा रट्टा मत मारो, या फिर जीएसटी रेट जो उसकी रिटर्न होती है 7 टीडीएस की होती है, 8 टीसीएस ये ईसीओ वालों की होती है, तो उसमें कुछ गलतियां, तो इसको मत लर्न करो। आप सीधा क्वांटम ऑफ पेनल्टी लर्न करो 10,000 और अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व। अगर ये सप्लाई की तरह ट्रीट करते तो मतलब सप्लाई में कितना टैक्स आता वो अमाउंट, या फिर 10,000 विच इज हायर। आई कैन से दिस इज जस्ट लाइक 122(1). दिस इज जस्ट लाइक 122(1), 10,000 और टैक्स इन्वॉल्व। ठीक है, अब ये है आपका। इससे पहले 122 अभी तक क्या क्या किया हमने? 122(1) जो कि था आपका टैक्सेबल पर्सन पे। 122(1)A और 1B किया हमने। 1A था विद रिस्पेक्ट टू एनी पर्सन, 1B था आपका विद रिस्पेक्ट टू ईसीयू। अब मैं बात कर रहा हूं सबसेक्शन 2 की, अभी रजिस्टर्ड पर्सन में, मतलब जिसके पास एक्चुअल में जीएसटी है। अब ये क्या है? सप्लाई जिसके ऊपर आपने गलतियां करी, आपने टैक्स नहीं पे किया, शॉर्ट पेमेंट करी, या फिर आईटीसी गलत तरीके से लिया। अब आपको लग रहा होगा सर सब कुछ कंफ्यूज और खिचड़ी हो रहा है क्योंकि ये ऑफेंसेस तो ऊपर भी पड़े थे। यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन लिखा है, ऊपर टैक्सेबल पर्सन लिखा है। रियल लाइफ में केस चेक करना पड़ता है, फैक्ट्स क्या है, कहाँ पे चीजें प्रूव करी जा सकती है। इट इज पॉसिबल कि 1 या 2 सेक्शन लग रहे हो, लेकिन पेपर में आपको उतना डायरेक्शंस क्लियर रहेंगे कि आपको किस सब सेक्शन को लेके आंसर करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो आपका जो पेनल्टी लगेगा दैट विल डिपेंड अपॉन आपका रीजन क्या है। अदर देन फ्रॉड है तो 10,000 और 10% विचर इज हायर, और अगर फ्रॉड है तो 10,000 और टैक्स विचेवर इज, जो भी उससे ड्यू है, विचेवर इज हायर। अब सर ये सुन के आपको लग रहा होगा ये ऐसी बातें ड्यू अदर देन फ्रॉड और फ्रॉड वाली तो आपने 73 और 74 में भी कराई थी, तो वो क्या है? अगेन आई एम टेलिंग, रियल लाइफ में इट इज पॉसिबल 73 74 भी लगाया जा सकता है और 122 भी लगाया जा सकता है। 73 74 लगाने के लिए देयर इज अ स्पेसिफिक प्रोसीजर टू बी फॉलोड। इट नीड्स टू बी इन्वोक्ड बाय वे ऑफ अ शो कॉज नोटिस, जो कि यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जनरल तरीके से पेनल्टी लगाई जा रही है। अगेन पेपर में आपको कंफ्यूजन नहीं दिया जाएगा, अलग अलग बताया जाएगा। ये 74 से थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे 10,000 की भी एक लिमिट लग रही है। ठीक है, और आईजीएसटी में सब कुछ डबल हो रहा है। अब सब सेक्शन 3 क्या है ये आपको थोड़ा सा लर्न करना। इसके अंदर थोड़ा सा एक्सटेंडेड ऑफेंसेस है। एक्सटेंडेड मतलब इधर उधर के, इसीलिए यहाँ पे एनी पर्सन को कवर कर रहे हैं। कैसे? आप एड या अबेट कर रहे हो ऑफेंसेस को जो 122(1) में कवर करे, तो वो आप नहीं कर रहे हो, लेकिन आप करवा रहे हो, आप इंस्टिगेट कर रहे हो, या फिर आप समन को अपीयर नहीं करते, या फिर आप इनवॉइस टाइम से नहीं इशू करते, या फिर यू आर कंसर्न विद एनी गुड्स और सर्विसेज विच आर इन कॉन्ट्रावेंशन और गुड्स आर लायबल फॉर कन्फिस्केशन। तो आपका यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक्चुअल ऑफेंस की जगह एक्चुअल ऑफेंसेस से आप लिंक्ड हो। गलत तरीके से गुड सप्लाई हो रहे हैं उससे आप लिंक्ड हो। ऑफेंस कोई कर रहा है उसमें आप एड अबेट कर रहे हो। समन आपको दिए गए थे, आप जा नहीं रहे हो, समन का अपीयरेंस नहीं दे रहे हो पीओ के सामने, तो उस केस में अप टू 25,000 ईच, मतलब सीजीएसटी एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एसजीएसटी। आईजीएसटी होगा तो ये 50,000 हो जाएगा, अप टू 50,000 हो जाएगा, वो आपके ऑफेंसेस हो जाएंगे। तो अभी तक हमने क्या क्या किया? 122(1) किया, 1A किया, 1B किया,
2 किया और 3 किया, जल्दी से बताओ, ये टैक्सेबल पर्सन पे किया, ये एनी पर्सन पे किया, 1B जो था वो ईसीओ पे किया, सब सेक्शन 2 जो था ये आपका रजिस्टर्ड पर्सन पे किया, ऊपर वाला ये जो आपको 73 74 से लिंक किया हमने, मतलब कंफ्यूजन जहां पे होता है तो आपको वैसे याद रखना, और सब सेक्शन 3 एक्सटेंडेड जुरिस्डिक्शन अप टू 25,000 तक। अब 124 क्या बताता है, फाइन फॉर फेलियर टू फर्निश स्टैटिस्टिक्स अंडर सेक्शन 151। 151 में आपसे कुछ इंफॉर्मेशन मंगवाई जाती है, अगर वो आपने गलत दी या फिर विदाउट एनी रीजनेबल कॉज नहीं दी, देयर इज सम रीजन इट्स फाइन, अदरवाइज आपके ऊपर फाइन लगाई जाएगी। अब यहाँ पे मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ फाइन, पेनल्टी नहीं, ठीक है, डिफरेंस अभी मत जानो, जरूरत नहीं है। फाइन कितनी, अप टू 10,000, और अगर एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस हुआ तो 100 पर डे आफ्टर द फर्स्ट और 25,000 विच एवर इज लोअर। तो आपके यहाँ पे लिमिट लगा रहे कि आपसे 250 डेज से ज्यादा नहीं लेंगे हम, ठीक है, 250 डेज के ज्यादा आपसे पेनल्टी नहीं लेंगे, फाइन नहीं लेंगे। अब सर ये कंटिन्यूइंग ऑफेंस क्या होता है, देखो सपोज आज मुझे डेट थी, मुझे ये सबमिट करना था, मैंने एक दिन का डिले किया तो ये हो गया मेरा ऑफेंस, तो मुझे फाइन लग जाएगा ये वाला, लेकिन उसके आगे भी मैं नहीं दे रहा, अभी भी नहीं दे रहा, ये कंटिन्यूइंग ऑफेंस हो गया। तो फर्स्ट डे को छोड़ के, क्योंकि फर्स्ट डे जब मेरा डिले हुआ तो मेरे ऊपर फाइन लग गई, फर्स्ट डे को छोड़ के आगे के लिए पर डे आपके ऊपर लगाई जाएगी 100 रुपीज पर डे का एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस का फाइन, और ये मैक्स टू मैक्स आपका लिमिट हो जाएगा 25,000 तक, सिमिलरली आईजीएसटी में। और एक होती है 125 की जनरल पेनल्टी। अब जनरल पेनल्टी क्या होती है, जहां पे भी कोई ऑफेंस कहीं कवर नहीं हो रहा, कहीं पे भी कुछ भी आपके दिमाग में अगर आ जाए कि सर ये वाला ऑफेंस तो ऊपर कहीं आ ही नहीं रहा है, पेपर में जो हमें पूछा जा रहा है, तो उस केस में आपको जनरल पेनल्टी लगानी पड़ेगी अप टू 25,000 की। एक चीज का ध्यान रखना, देयर आर 3 केसेस वेयर नो पेनल्टी विल बी इम्पोज्ड। फर्स्ट इज द माइनर ब्रीच, माइनर ब्रीच मतलब लेस देन 5,000, 5,000 होते ही सरकार को पैसा चाहिए, 5,000 से कम है, मतलब 5,000 से कम में कोई गलती हुई है, 3-4 हजार का कुछ मैंने गलती कर दी, छोड़ दो, नहीं लेंगे आपसे। मैं टैक्स की बात कर रहा हूँ, ये फाइन की बात नहीं कर रहा, मैं फाइन पेनल्टी की बात नहीं कर रहा, टैक्स इन्वॉल्व इज लेस देन 5,000। नेक्स्ट प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ, फॉर्म फाइल करना था, मैंने फॉर्म में गलती कर दी, साइन रह गया, अपडेट नहीं किया, वो सब प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स होते हैं। एंड कोई ऐसा ओमिशन या मिस्टेक विच इज इजीली रेक्टिफाइबल, अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड एंड विदाउट एनी फ्रॉडुलेंट इंटेंट, सर गलती हो गई है, मैं 2+2 लिखते वक्त वो एक 2 रह गया, ऐसा कुछ मेरे से गलती हो गई, ये क्लियरली पता चल रहा है कि इट्स अ ऑनेस्ट मिस्टेक, तो उस केस में आप मेरे से फाइन पेनल्टी नहीं लोगे। 129 की बात सुन लो, 129 टॉक्स अबाउट व्हेन द कन्वेंस इज इन ट्रांजिट, गुड्स एंड कन्वेंस आर इन ट्रांजिट बट दैट इज हैपनिंग इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ। तो आपसे 3 चीजें जो है वो सीज करी जा सकती है, डिटेन करी जा सकती है, आपके गुड्स, आपका कन्वेंस और आपके डॉक्यूमेंट्स को भी सीज किया जा सकता है, ठीक है। अब जब ये आपको छुड़वाना पड़ेगा, सेक्शन 129(3) बोलते हैं हम इसको, तो 129(3) में आपको उसके अंदर कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी, दैट विल बी योर पेनल्टी बेसिकली। अब ये पेनल्टी आपको कितनी पे करनी है, ये डिपेंड करता है वेदर यू आर कमिंग फॉरवर्ड और नॉट। इफ यू कम फॉरवर्ड इट मींस आपका नियत तो साफ है भैया, नियत तो साफ है, तो आपसे कम लेंगे, नहीं आते हो तो आपसे थोड़ा सा ज्यादा चार्ज किया जाएगा, प्लीज पे अटेंशन। ओनर ऑफ द गुड्स कम्स फॉरवर्ड टू पे, कह रहा है हाँ बताओ मेरी गलती है, बताओ। अगर गुड्स टैक्सेबल है तो उस केस में जो भी टैक्स इन्वॉल्व रहेगा उसका 200% आपको पे करना पड़ेगा। और अगर गुड्स एग्जेम्प्ट है तो सीजीएसटी का ही कर लेते हैं, आईजीएसटी में तो डबल हो जाता है सब, सीजीएसटी में फिर आपसे वैल्यू का 2% दैट विल बी लिमिटेड टू 25,000, तो व्हिचएवर इज लोअर। आईजीएसटी में क्या हो जाएगा, वैल्यू का 4% हो जाएगा और ये वैल्यू एब्सोल्यूट वाली डबल हो जाएगी। अब सर यहाँ पे आपने 2 का 4 क्यों किया, देखो इसे रट्टा मत मारो, 2 का 4 इसीलिए क्या, क्योंकि वैल्यू सेम है ना, गुड्स की वैल्यू सेम है। अगर ये वैल्यू गुड्स की जगह कोई आईजीएसटी का रेफरेंस होता तो उसमें मैं परसेंटेज इंक्रीज नहीं करता, तो आपको सब जगह डबल करना है डिपेंडिंग कि वो परसेंटेज किस चीज का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अगर फॉरवर्ड आया और अगर फॉरवर्ड नहीं आया तो ये अपने को कवर करना है, फॉरवर्ड आया तो ये वाले आपके प्रोविजन है, फॉरवर्ड नहीं आया आप तो भाग रहे हो तो हम आपके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा लगाएंगे। टैक्सेबल गुड्स में अगर आप फॉरवर्ड आ रहे थे तो वी वर चार्जिंग 200% ऑफ द टैक्स, लेकिन अब हम इसको लिंक करेंगे एक और वैल्यू से, दैट इज 50% ऑफ वैल्यू। ये ज्यादा हो गया विचर इज हायर, अगर ये ज्यादा हो गया वैल्यू वाला तो आपसे वो चार्ज किया जाएगा, तो ये आपका नुकसान हो गया, ये वाला आपके लिए नुकसान बन गया, क्यों, क्योंकि आप सामने आए नहीं ना, आपकी नियत में खोट है, ठीक है। और अगर एग्जेम्प्टेड गुड्स का केस है तो सब कुछ सेम, बस 2 की जगह यहाँ पे 5% है, ठीक है। वैल्यू ये वाली आप पे सेम रखी है क्योंकि चलो एट द एंड ऑफ द डे एग्जेम्प्टेड गुड्स थे। चलो ये 129(3) था। ये कुछ बातें हैं सेक्शन 129 के रिस्पेक्ट में कि इनवॉइस और ईवे बिल में ना कभी कभार छोटी मोटी चीजें गलत हो जाती है, उसकी वजह से हम आपके ऊपर पेनल्टी वगैरह नहीं लगाएंगे, आपके ऊपर ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एचएसएन कोड में 2 डिजिट्स में कुछ गलती हो गई, व्हीकल नंबर में 1-2 डिजिट की गलती हो गई, ईवे बिल में कुछ ऐसा गलती हो गया, बट जिसका इंपैक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि वैलिडिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, ये एक्चुअली डिक्रीज होना चाहिए था, बट ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक हो गया कंसाइनर कंसाइनी के नेम में, जैसे एक कभी कभार नाम होता है आदित्य
और मैंने गलती से लिख दिया आदित्य, डबल ए डाल दिया, तो ये छोटा मोटा नेम है बट जीएसटी इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे भी क्या है, प्रोसीजरल गलतियां हुई है, प्रोसीजरल गलतियां, ठीक है, दिस इज नॉट अ वेरी बिग थिंग। एड्रेस में गलती हो गई लेकिन बाकी की डिटेल सही है, नाम वगैरह सही है, तो बेसिकली आइसोलेटेड एरर्स है, आइसोलेटेड एरर्स। तो दिस इज जस्ट अ प्योर लॉजिक बेसिस पे आपको इसको लर्न करना है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, पेपर में उतना क्लिक हो जाएगा। चलो एक छोटी सी बात ध्यान रखना, जब भी आपका ये सेक्शन 129 लग जाता है उसमें ना एक ट्रांसपोर्टर को अब एक ऑप्शन दिया गया है कि आप अपना कन्वेंस, वो कहेगा गुड्स वुड्स का तो आप देख लो, मुझे अपना कन्वेंस रिलीज कराना है, मुझे ट्रक चाहिए, मुझे बाकी के क्लाइंट्स का काम है, तो वो ट्रांसपोर्टर एक अमाउंट देके छुड़वा सकता है अपने कन्वेंस को। वो अमाउंट क्या है, वॉट एवर द पेनल्टीज लेवेबल अंडर सबसेक्शन 3, जो ऊपर निकाली हमने अभी अभी इस कम फॉरवर्ड और डज नॉट कम फॉरवर्ड के बेसिस पे, और उसको लिंक करेंगे 1 लाख रुपीज से, मतलब सीजीएसटी में 1 लाख, एसजीएसटी में 1 लाख, या तो सीजीएसटी को कंपेयर कर रहे हो तो सीजीएसटी का अमाउंट एंड 1 लाख विच एवर इज लोअर। मतलब अगर वो आपका टैक्स बहुत ज्यादा बन रहा है तो ट्रांसपोर्टर को बोला जाएगा भैया टैक्स तो हम ले लेंगे उससे, पेनल्टी तो हम उसी से ले लेंगे, तो भैया 1 लाख रुपए दे और अपना कन्वेंस ले जा, तो अपना ट्रक ले जा, खुश रहे, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा पेपर में ध्यान रखना है। चलो आपको लग रहा होगा कि सर सारी चीजें नहीं करवा रहे, बट अगेन माय फोकस ऑफ दिस मैराथन इज ओनली ऑन द इंपॉर्टेंट पोर्शंस, प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स में नहीं करा रहा, पूरा ये नहीं है। हाँ, जीएसटी के फर्स्ट 7 चैप्टर्स में आपको पूरे कराए हैं ड्यू टू रीजन, क्योंकि उसमें इंटरलिंक क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। चलो सेक्शन नंबर 130 इज टॉक्स अबाउट द कन्फिस्केशन ऑफ गुड्स और कन्वेंस एंड द लेवी ऑफ पेनल्टी। बेसिक कन्फिस्केशन के कुछ ग्राउंड्स होते हैं, जैसे उसमें आपने गलतियां करी है, टैक्स के रिस्पेक्ट में गलती करी, इनवॉइस के रिस्पेक्ट में गलती करी, तो आईटी से आपने फ्रॉडुलेंटली लिया, तो वो आपके गुड्स कन्फिस्केट हो सकते हैं ना। व्हाट डू मीन बाय कन्फिस्केशन? कन्फिस्केशन मतलब ओनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड टू द गवर्नमेंट। देयर इज अ बेसिक डिफरेंस व्हेन आई से डिटेन, व्हेन आई से सीज एंड व्हेन आई से कन्फिस्केट। डिटेन मतलब आपको बस हाथ नहीं लगाने दे रहे, सीज मतलब मैं लेके जा रहा हूँ, कन्फिस्केट मतलब ओनरशिप सरकार के पास जा रही है। अब जब ये कन्फिस्केशन हो जाएगा तो आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा रिडेम्पशन फाइन का। सो वॉट एवर द पेनल्टीज यू आर पेइंग दैट यू आर गोइंग टू पे, उसके सिवाय मुझे रिडेम्पशन फाइन चाहिए ताकि ओनरशिप वापस हम आपको दे पाए। सो दिस इज एन ऑप्शन टू पे इन लिeu ऑफ कन्फिस्केशन इन एडिशन टू टैक्स एंड ड्यूज। ये प्लीज ध्यान रखना। मैक्स टू मैक्स फाइन कितनी लगाई जा सकती है आपके ऊपर? मार्केट वैल्यू माइनस टैक्स। 1 लाख रुपए का मार्केट वैल्यू है, 10,000 रुपए का टैक्स है, तो 90,000 आपसे हम मैक्स टू मैक्स ले सकते हैं। प्लस इंश्योर करना है, गवर्नमेंट हैज टू इंश्योर कि आपसे फाइन और पेनल्टी, मतलब ये वाली फाइन और अदर पेनल्टी जो आपके ऊपर लगेगी ड्यू टू योर बेसिक डिफॉल्ट, एक डिफॉल्ट की पेनल्टी लगने वाली है, ये कन्फिस्केशन की फाइन बचाने, कन्फिस्केशन बचाने के लिए फाइन है। तो दैट फाइन प्लस पेनल्टी शुड बी मिनिमम द पेनल्टी इक्वल टू 100% ऑफ टैक्स पेएबल। मतलब ऐसा मत करना कि रिडेम्पशन फाइन इतना कम मत लगा लेना कि ये दोनों मिला के टैक्स से भी कम हो जाए। तो इतना तो इंश्योर करना है कि ये दोनों मिला के मुझसे टैक्स की रिकवरी कर रहे हैं, मतलब 18,000 रुपए का टैक्स इन्वॉल्व था तो एटलीस्ट 18,000 रुपए की पेनल्टी और फाइन तो उसके ऊपर लगाई जा रही है। कौन सी फाइन? रिडेम्पशन फाइन, ठीक है। बट एक्चुअल में कितनी लगाई जाएगी वो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ही डिसाइड करता है। ओके, नेक्स्ट सेक्शन नंबर 132। अब 132 के ग्राउंड्स आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये बेसिकली है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंडर प्रोसिक्यूशन। ओके, गलतियां सारी वही वाली है। अब सर वही ना, कंफ्यूजन आपको करने की जरूरत नहीं है बिकॉज पेपर में क्वेश्चन विल बी वेरी वेरी डायरेक्टेड वन, सो प्लीज डोंट वरी। अब ये टेबल आपको अच्छे से लर्न करना है, आपको अभी ध्यान देना है अमाउंट्स पे और ये इम्प्रिजनमेंट में, क्योंकि कभी कभार एक शॉर्ट नोट 5th 4th 5th 6th क्वेश्चन में ये आ सकता है, ठीक है। तो टैक्स की चोरी, आईटीसी की चोरी में आपका अमाउंट कितना है? इफ इट इज मोर देन 5 CR देन इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 ईयर एंड फाइन, अप टू 5 years एंड फाइन। मैं फाइन के बीच में दोबारा बोल रहा हूं एंड, तो वर्ड क्या यूज कर रहा हूं? फाइन, क्योंकि जब ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती है ना तो ये कोर्ट लगाता है, ये पीओ नहीं लगाने वाला। पीओ जब लगाता है वो हमेशा पेनल्टी लगाता है, कोर्ट आपका फाइन लगाता है, ठीक है। तो जब भी इंप्रिजनमेंट आएगा तब फाइन आएगा, कभी भी आप देखना किसी भी लॉ के अंदर इंप्रिजनमेंट के साथ पेनल्टी वर्ड नहीं आएगा। ओके, सो हियर इंप्रिजनमेंट इज अप टू 5 years एंड फाइन। ओके, if the amount involved, AI means amount involved, it is more than 2 CR but up to 5 CR, तो 5 करोड़ तक है, 2 करोड़ से ज्यादा है तो ये 5 की जगह 3 साल हो जाएगा। अब नेक्स्ट, इनवॉइस विदाउट सप्लाई लीडिंग टू अगेन आईटीसी वगैरह की चोरी एंड अमाउंट इज मोर देन 1 CR but up to 2 CR, so basically 3 slabs have been created, more than 1 up to 2, more than 2 up to 5 and more than 5। मोर देन 5 वाले में अप टू 5 साल की सजा एंड फाइन, सेकंड एक मिडिल वाले में अप टू 3 years एंड फाइन, और सबसे कम वाले में जिसमें लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा है अप टू 1 year सजा, इंप्रिजनमेंट एंड फाइन। तो ये आपको एज इट इज लर्न करना है। तीनों में ध्यान रखना मिनिमम 6 months की आपके ऊपर जेल होने वाली है, मिनिमम 6 months की जेल अनलेस रीजंस आर रिकॉर्डेड अदरवाइज बाय द कोर्ट। मैंने आपको ऊपर ही बताया था फाइन आएगा तो कोर्ट ही आपको यूज करना है वर्ड, पेनल्टी नहीं है ये, ठीक है ना। तो ये आपको तीनों चीजें लर्न करनी है एज इट इज। अब ये वाला स्पेसिफिक आपको ऑफेंस लर्न करना है। आप बुक्स की
चेंजेस करते हो, आप विंडो ड्रेसिंग करते हो, बुक्स का फॉल्सिफिकेशन करते हो, तो उस केस में अप टू 6 मंथ्स जेल और फाइन और बोथ। तो इसके अंदर फाइन इज नॉट मैंडेटरी, इसके अंदर फाइन इज नॉट मैंडेटरी। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। और लास्ट 132 में अगर आपका सेकेंड ऑफेंस हुआ, मतलब आप एक बार पकड़े गए हो और उसके बाद आप दोबारा पकड़े जाते हो, तो चाहे तुम 1 रुपया की गलती क्यों ना कर दो, हम आपके ऊपर सबसे स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट ले आएंगे जो हमने फर्स्ट केस में, जब आपका पहली बार ऑफेंस हो रहा था तब हमने इस वाले केस में लाई थी, दैट इज अप टू 5 years imprisonment एंड फाइन एंड अगेन मिनिमम 6 months की जेल अनलेस कोर्ट रिकॉर्ड सम रीजंस टू अदरवाइज। सो ये वाला पेपर में एक बार पूछा गया था कि 132 क्रिमिनल प्रोसीडिंग का सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ऑफेंस है, मतलब सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो चाहे 1 रुपए की भी गलती क्यों ना करी हो आपने, अब 1 रुपए की गलती तो वो ठीक है, उसमें भी आ जाएगी, हम कोर्ट विल टेक अ लीनिएंट व्यू, ये तो माइनर ब्रीच है, बट स्टिल सुन लो कि हम अमाउंट नहीं चेक करेंगे अब। The government is not going to check your amount. The government is going to charge you for imprisonment up to 5 years and fine. तो यहाँ पे एंड है सब जगह, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये छोटी वाली बात है। और फॉल्सिफिकेशन वाले में और है, डिपेंड करेगा कि कितना फॉल्सिफिकेशन आपने बुक्स का किया है। इन 4 केसेस में, अब ये 4 थोड़ा सा लर्न करने की कोशिश करो। सप्लाई विदाउट इनवॉइस, मतलब आपने इनवॉइस चोरी करी ताकि जीएसटी ना लगाना पड़े। इनवॉइस विदाउट सप्लाई, मतलब इनवॉइस दे रहे हो लेकिन एक्चुअल में सप्लाई हो नहीं रही, मे बी कोई गलत आईटीसी ट्रांसफर करना चाहते हो। फ्रॉडुलेंट आईटीसी, या फिर अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम समवन बट यू आर नॉट पेइंग टू द गवर्नमेंट विद इन 3 months। इन 4 केसेस में अगर आपका अमाउंट इन्वॉल्व 5 साल से ज्यादा है, देन द ऑफेंस इज कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल मतलब नॉन बेलेबल, ठीक है। चलो, बाकी इस वाले चैप्टर में एक कंपाउंडिंग का जो पिछली बार अमेंडमेंट आया था, मुझे नहीं लगता ये इस बार आपसे पेपर में पूछेंगे क्योंकि ये May 24 में पूछा था, बट स्टिल एक बार सुन लो कि कंपाउंडिंग के अमाउंट्स क्या होते हैं। तो आपको सिर्फ यही वाला एक मेन लर्न करना है, ठीक है। ये वाले में आपको मेन लर्न करना है क्या, सप्लाई विदाउट इनवॉइस, आईटीसी विदाउट सप्लाई, वही वाला अमाउंट कलेक्टेड बट नॉट पेड टू गवर्नमेंट विद इन 3 months एंड अदर केसेस ऑफ टैक्स इवेजन एंड फ्रॉडुलेंट रिफंड। उसमें अगर आपका अमाउंट इन्वॉल्व मोर देन 5 करोड़ है, कंपाउंडिंग क्या होती है, आप बेसिकली अथॉरिटी के पास जाते हो, बोलते हो कि मैं अपना पूरा सच बता देता हूं, मैंने क्या गड़बड़ करी है, आप केस को रफा दफा करते हैं, रफा दफा मतलब ऑफिशियली इसको क्लोज करते हैं, मैं आपको अमाउंट पे करने के लिए रेडी हूं, ठीक है। एंड कंपाउंडिंग कैन बी डन बिफोर और आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग्स, मतलब ऐसा नहीं है कि प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो गया तो कंपाउंडिंग नहीं हो सकती, नहीं, आप जा सकते हो पीओ के पास कि मुझे कंपाउंडिंग करनी है। आपसे मिनिमम अमाउंट चार्ज किया जाएगा 50% ऑफ द इन्वॉल्व अमाउंट, जो भी अमाउंट इन्वॉल्व है, और मैक्सिमम 75%, तो 50 to 75। और अगर ये 2 करोड़ से ज्यादा है, मतलब 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है, 2 to 5 की रेंज में है, तो उस केस में 40% to 60%। तो ये आपको सिर्फ परसेंटेजेस अभी लर्न करने हैं, 50 to 75, 40 to 60। इसके सिवाय अगर कोई भी और केस हो तो आप ये लर्न भी मत करो तो चलेगा, 25%, बचे हुए सब में 25%, ठीक है। जितना भी आपने टैक्स इवेजन किया, गलत आईटीसी लिया, तो उस केस में 25%। सो 50, 75, 40, 60 एट बैलेंस में 75। अब बैलेंस में आता क्या एक बार देख लो, falsification of accounts, you are concerned with goods which are liable for confiscation, concerned with supply of services which are in contravention of law, और 132(1) में आप डायरेक्टली कुछ नहीं कर रहे हो बट आप एड अबेट कर रहे हो। तो अगेन अगर आप ये वाला देखोगे तो आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो, आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो, आप इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो, आप इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो, तो उसमें 25%। तो आपको पीरियड, ये जो अमाउंट्स है, परसेंटेजेस आपको लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। चलो इसको मैं हटा दूं यहाँ से, अब हाँ सर हटा दो। चलो सर, अब बात करते हैं जरा कस्टम्स के टॉपिक्स की। कस्टम्स में अगेन अब इस मेरा फोकस रहेगा द इंपॉर्टेंट पोर्शंस व्हिच कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम, ओके। तो चैप्टर नंबर 1 में लेवी एंड एग्जेम्पशंस फ्रॉम कस्टम ड्यूटीज के अंदर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के ऊपर कभी कभार आपको एक डायरेक्ट शॉर्ट नोट आ जाता है कि राइट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इन व्हिच यू जस्ट हैव टू राइट द बेसिक्स। बेसिक आप आर्टिकल 265 में एक लाइन डाल के आनी पड़ेगी आपको। आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि आपको टैक्स लगाना है तो आपको अथॉरिटी ऑफ लॉ चाहिए रहेगा, और अथॉरिटी ऑफ लॉ विद रिस्पेक्ट टू कस्टम्स किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, पार्लियामेंट के पास। कहां से आता है, 7 शेड्यूल की जो लिस्ट होती है यूनियन लिस्ट के अंदर, एंट्री नंबर 83, एंट्री नंबर 83 बोलती है लेवी ड्यूटी ऑफ कस्टम्स इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटीज, ये किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। उसके सिवाय बेसिक बता सकते हो आर्टिकल 245 के हिसाब से पार्लियामेंट एंड स्टेट के पास पावर है, और किस तरीके से वो 3 लिस्ट बन रखी है हमारी 7 शेड्यूल के हिसाब से, ओके। चलो तो ये यूनियन, स्टेट और कंकरेंट का रेफरेंस दे देना। ये आर्टिकल 286 की एक लाइन लिख के आ सकते हो अगर आपको पेपर में याद रही। It restricts the power of any state to impose tax on supply outside the state or import export. It is clarifying कि हम पावर जो दे रहे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहे हैं। तो ये वाला तो पेपर में आपका आना ही चाहिए, ये वाला आपका पेपर में आना ही चाहिए, ये आपके नॉट नेगोशिएबल है, बचा हुआ जितना भी आप पेपर में लिख पाओ। It also provides that the parliament may by law formulate the principles to determine when a supply becomes import or export। तो ये जस्ट क्लैरिफाई कर रहा है कि भैया एक्सक्लूसिव पावर वी आर गिविंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट।
ठीक है। अब सेक्शन 12 जो होता है वो आपका एक बेसिक चार्जिंग सेक्शन होता है, जो कि बताता है कि हम बीसीडी जो है वो लगाने वाले हैं। इसमें आपका एक केस लॉ है, गार्डन सिल्क मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, विच स्टैंड्स एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके अंदर होता क्या है, जो आपकी इंडिया की डेफिनेशन होती है विद रिस्पेक्ट टू कस्टम्स लॉ, वो स्टार्ट होती है आपके टेरिटरी वाटर्स ऑफ इंडिया से। मैं जीएसटी के इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं कस्टम्स के लिए बात कर रहा हूँ। तो एक कभी कभार क्वेरी आता है कि सपोज ये है आपका टेरिटरी वाटर्स ऑफ इंडिया, यहाँ पे अगर एक शिप क्रॉस कर जाए और फिर वो वापस चली जाए, तो क्या इस केस में इंपोर्ट हुआ? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉ ने क्लैरिफाई किया है, लॉ मतलब इस केस लॉ ने क्लैरिफाई किया है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई करा है कि द इंपोर्ट विल कमेंस व्हेन द टेरिटोरियल वाटर्स इज क्रॉस्ड बट इट इज कंप्लीटेड ओनली व्हेन द गुड्स आर क्लियर्ड फॉर कंजम्पशन। तो उसको इंडिया में यहाँ पे आना पड़ेगा, पोर्ट में जो भी है यहाँ पे पोर्ट में आके क्लियरेंस होएगा, व्हेन इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ द इंडियन गुड्स, तो ही उसका इंपोर्ट कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? अब ये जो सेक्शन नंबर 20 है, इसके रिस्पेक्ट में दो कंसेशन टेबल्स है जिसके ऊपर सवाल आ रखा है काफी बारी, तो इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो, रीइंपोर्टेशन ऑफ गुड्स क्या होता है। एक सपोज इमेजिन करो, ये गुड्स को मैंने इंडिया में पहली बार इंपोर्ट किया, इसके ऊपर आई विल बी पेइंग द इंपोर्ट ड्यूटीज, बिल्कुल ठीक। दूसरा गुड्स क्या था, मैंने इसको एक्सपोर्ट किया और फिर इंपोर्ट किया, तो जब ये दोबारा इंपोर्ट होगा तो इसको मैं नॉर्मल इंपोर्ट की तरह ही मानूंगा क्या? आंसर इज यस, आपको इसको नॉर्मल इंपोर्ट की तरह मानना पड़ेगा। बट इन योर हार्ट एक गलत लग रहा है, क्योंकि सर ये ओरिजिनली एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट हो रहे हैं, ये तो पहली बार इंपोर्ट हो रहे हैं, तो कुछ कंसेशन पॉसिबल है क्या? बिकॉज रियल लाइफ में ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि मैं एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट कर रहा हूं, कुछ काम से एक्सपोर्ट किया फिर इंपोर्ट किया, या फिर इंपोर्ट करके मैंने दोबारा भेजा था फिर दोबारा आया, ऐसा कुछ। मतलब आई एम ट्राइंग टू से दैट देयर आर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस पॉसिबल इन व्हिच व्हेन द गुड्स आर रीइंपोर्टेड दे शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ नॉर्मल इंपोर्ट। आइडियली यस, सेक्शन 20 कहता है यस, बट वी विल गिव यू सर्टेन कंसेशन। अब ये कंसेशन का टेबल फटाफट से आप लर्न करना, ठीक है। अब आपने इसमें क्या हो रहा है, देखो कंसेशन नंबर 1 में केस क्या हो रहा है, आपने एक्सपोर्ट किया फिर इंपोर्ट किया। अब मैंने एक्सपोर्ट क्यों किया था, एक्सपोर्ट किस चीज के अंदर किया था? आई एक्सपोर्टेड अंडर सम ऑफ द बेनिफिट्स, जैसे मैंने ड्यूटी ड्रॉबैक का क्लेम ले लिया एक्सपोर्ट करके, मैंने आईजीएसटी का रिफंड ले लिया एक्सपोर्ट करके, मैंने बॉन्ड के अंदर एक्सपोर्ट किया और मैंने आईजीएसटी का पेमेंट नहीं किया, या मैंने कोई ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम, ये एफटीपीज में आती है, एडवांस ऑथराइजेशन, ईपीसीजी ऑथराइजेशन, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन, इसके अंदर एक्सपोर्ट किया, या फिर मैंने रोड टेप और आरओएस सीटीएल, ये भी क्या है, रिविजन स्कीम से आपकी एफटीपी के अंदर। तो आई हैव एक्सपोर्टेड अंडर सम इंसेंटिव एंड नाउ आई एम इंपोर्टिंग इट। तो इंपोर्ट करते टाइम जब मैं इसको रीइंपोर्ट करूंगा तो आप मेरे से पता है कितनी ड्यूटी लेना, आप मेरे से उतनी ही ड्यूटी लेना जितना आपने मुझे इंसेंटिव दिया था एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट। सर ये जेन्युइन वाला इंपोर्ट नहीं था, ये एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट था, तो एक्सपोर्ट के टाइम जितना आपसे बेनिफिट लिया उतना मैं वापस कर देता हूं ना, आई विल रीपे दैट। आप उतना ही मेरे से इंपोर्ट ड्यूटी लो, उससे ज्यादा मत लो। स्पेसिफिक व्हेन आई टॉक अबाउट फोर्थ केस, ये वाला जिसके अंदर आई क्लेम सम एग्जेम्पशंस, आई एम रेडी टू पे व्हाटएवर द आईजीएसटी एंड कंपेंसेशन सेस इज पेबल एट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन। इंपोर्ट करते वक्त जितना आईजीएसटी बन रहा है मैं उतना पे कर दूंगा, बट बैलेंस ड्यूटीज, बैलेंस जो कस्टम ड्यूटी है वो आप मेरे से मत लो, क्योंकि ये ओरिजिनल इंडियन गुड्स ही थे जो वापस आ रहे हैं अपने घर, क्योंकि एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट हुए थे। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 2 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने गुड्स को, नाउ दीज आर द गुड्स अदर देन दोस फॉलोइंग अंडर सीरियल नंबर 1, इसको छोड़ दो, इस मैंने इंसेंटिव के अंदर एक्सपोर्ट नहीं किया, मैंने इसको एक्सपोर्ट किया बाहर रिपेयर कराने के लिए। देखो मैंने गुड इंडिया में, सिंपल सी बात सुनो, मैंने गुड्स इंडिया में आउटसाइड इंडिया से इंपोर्ट किए थे, ठीक है, इंपोर्ट किए, ठीक है। जब मैंने इंपोर्ट किए तो क्या मैंने ड्यूटी की पेमेंट करी होगी? हाँ सर, मैंने ड्यूटी की पेमेंट बिल्कुल करी होगी। अब क्या हुआ, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद इसमें कुछ खराबी आ गई, तो बाहर के मैन्युफैक्चरर, जर्मनी, लेट से जर्मन मैन्युफैक्चरर था, ही सेड कि आप गुड्स भिजवा दो, मैं ठीक करा के दे दूंगा आपको, वारंटी के अंदर है। तो मैंने इसको एक्सपोर्ट किया और फिर मैंने इसको इंपोर्ट किया। अब ये भी तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का केस बना, बट ये मैंने कोई बेनिफिट के अंदर थोड़ी ना एक्सपोर्ट किया है, मैंने एक्सपोर्ट करा है रिपेयर पर्पस के लिए। तो अब एक काम करना, आप मेरे से ड्यूटी लगाना, यू चार्ज मी द ड्यूटी, आई एम रेडी टू पे, बट ओनली ऑन वैल्यू एडिशन। नाउ व्हाट इज वैल्यू एडिशन? व्हाटएवर द रिपेयर एक्सपेंस वाज। अगर आपने मेरे से इस मशीन के वैल्यू के ऊपर फिर से ड्यूटी ले ली, मैं मशीन की वैल्यू की बात कर रहा हूं, तो दैट विल लीड टू डबल टैक्सेशन, बिकॉज ओरिजिनल जब इंपोर्ट हुआ था तब मैंने टैक्स पे किया था। तो आप मेरे से क्या करना, व्हाटएवर द फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर इज, बिकॉज इट इज पॉसिबल दैट इट इज एक्चुअली नॉट इनकर्ड बिकॉज ऑफ वारंटी, सो व्हाटएवर फेयर कॉस्ट इज द क्वेश्चन विल टेल यू, आप उसके ऊपर ड्यूटी लो। आप उसके अंदर ऐड करो मटेरियल का खर्चा जो एक्चुअल में मैंने पे शायद ना करा हो बिकॉज ऑफ वारंटी, एंड इंश्योरेंस एंड फ्रेट का खर्चा बोथ वे, मतलब जाना और आना, इसके ऊपर जो भी मेरी कस्टम्स ड्यूटी बन रही है, आई एम रेडी टू पे, आई एम एब्सोल्युटली रेडी टू पे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप मशीन की कॉस्ट के ऊपर मत लगाओ, क्योंकि ओरिजिनल इंपोर्ट के टाइम मैंने पे कर रखा है। एंड इसके सिवा अगर कोई भी गुड्स है जो कि री इंपोर्ट हो रहे, री इंपोर्ट मतलब दोबारा इंपोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, तो फिर हम आपसे कोई ड्यूटी नहीं लेंगे। समझ में आया? इसमें 3 कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। टाइम लिमिट फॉर री इंपोर्ट, इंपोर्ट होकर वापस कब आ रहा है? विद इन 3 years, एक्सटेंडेबल अप टू 2 years।
और 2 साल का एक्सटेंशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी रिवॉर्ड स्कीम के अंदर एक्सपोर्ट किया था, एफटीपी के स्कीम्स के अंदर एक्सपोर्ट किया था, तो उस केस में टाइम पीरियड है 1+ अप टू 1 ईयर एक्सटेंशन। नेक्स्ट, गुड्स सेम होने चाहिए। मतलब आपने गुड्स भिजवा दिए, रिपेयर की जगह उसने पूरे उसको रिफाइन कर दिया, रीप्रोसेस कर दिया, पूरे नए गुड्स बन के इंडिया में आ रहे हैं, तो फिर आपको उसके ऊपर ड्यूटी दोबारा देनी पड़ेगी, आपको कंसेशन हम नहीं देंगे। तो एक्सपोर्टेड गुड्स एंड री इंपोर्टेड गुड्स मस्ट बी सेम। एंड अगर आपने रीमैन्युफैक्चर, रीप्रोसेस, बहुत वैल्यू एडिशन किया, सी रिपेयर इज ओके, रिपेयर इज ओके, बट आप रीमैन्युफैक्चर और रीप्रोसेसिंग में तो पूरा उसका हुलिया बदल दोगे, उस केस में फिर उस कॉस्ट के ऊपर फिर से आपको ड्यूटी पे करना पड़ेगा। एंड थर्ड, नो चेंज इन ओनरशिप जब आप रिपेयर के लिए ट्रांसफर एक्सपोर्ट कर रहे हो। मैंने एक्सपोर्ट किया था रिपेयर के लिए और उसी टाइम मैंने किसी को बेच दिया, सो अब the other person, my friend, is now going to import, he will have to pay import duty on the entire value, not just the repair value। ठीक है, क्योंकि टेक्निकली तो उसने पहली बार इंपोर्ट किया ना, मेरे केस में डबल टैक्सेशन हो जाता है क्योंकि मैंने एक बार पे किया है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। These concessions are not applicable in 3 cases. Case number 1, when the re-imported goods were exported by 100% EOU or unit in free trade zone। एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट किया, एक्सपोर्ट करने वाले थे EOU वाले या फिर ये फ्री ट्रेड जोन वाले, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको कंसेशन नहीं मिलेगा। दूसरा, री इंपोर्टेड गुड्स वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम अ वेयर हाउस, पब्लिक या प्राइवेट वेयर हाउस से आपने एक्सपोर्ट किया है, तो उस केस में आपको कंसेशन नहीं देंगे। सर इसका रीजन क्या होता है? देखो यहाँ पे ऑलरेडी हम आपको काफी एग्जेम्पशंस देते हैं, अब यहाँ पे कंसेशन नहीं देना चाहते, रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी स्पेशल प्रोविजंस है। वेयर हाउस में कभी अगर मैन्युफैक्चरिंग होती है, आपको याद होगा सेक्शन 65 कस्टम्स एक्ट का, वहां से एक्सपोर्ट होता है, फिर दोबारा इंपोर्ट हो रहा है, कंसेशन नहीं मिलेगा। एंड थर्ड, देयर आर सर्टन नोटिफाइड प्रोडक्ट्स जो कि 4th शेड्यूल में आते हैं, तो 4th शेड्यूल वाले जो प्रोडक्ट्स है, टोबैको एंड पेट्रोलियम, इनके ऊपर भी हम आपको कंसेशन नहीं देंगे। ठीक है, नेक्स्ट कंसेशन नंबर 2। अब ये क्या हो रहा है सुनना, यहाँ पे हो रहा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ऊपर वाले में क्या हो रहा था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अब इस केस में जो गुड्स री इंपोर्ट करे जा रहे हैं ना, वो रिपेयर, रीमेकिंग, रीप्रोसेसिंग के लिए, मतलब इसके अंदर मैन्युफैक्चरर मैं इंडिया से हूं, ऊपर वाले में मैन्युफैक्चरर बाहर का था, इसीलिए उसको रिपेयर करने के लिए गुड्स भेजने पड़ रहे थे। यहाँ पे मैन्युफैक्चरर मैं हूं, तो बाहर वाले ने इंडिया में भेजे कि भैया ये ठीक करके वापस भेज दे, तो मैंने ओरिजिनली एक्सपोर्ट करे, फिर मैंने इंडिया में इंपोर्ट करे, रिपेयर करके मैं वापस भेज दूंगा। ठीक है, तो सुन लेना, यहाँ पे भी आपको कंसेशन दिया जाएगा इंपोर्ट ड्यूटीज के ऊपर। The goods were manufactured in India and re-imported for repair, reconditioning other than some specified goods। कंडीशन सुन लो सिर्फ, आपको कब तक री-इंपोर्ट कराना है, जब भी आपने एक्सपोर्ट किया होगा, मतलब आपने सेल करी होगी, उसके विद इन 3 इयर्स में वो वापस आने चाहिए। पता चले 10 साल बाद, 11 साल बाद वो इंडिया में भिजवा रहा है रिपेयर के लिए, हम आपको कोई एक्सेम्पशन नहीं देंगे। और नेपाल अपना भाई बंधु है, तो नेपाल के केस में आपको 10 ईयर का टाइम देंगे। एंड अगर गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया है और उसको री इंपोर्ट करा गया, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ रिपेयर बट फॉर समथिंग मोर, रीप्रोसेसिंग, रिफाइन, रीमेक, सिमिलर प्रोसेस, सो दिस इज समथिंग वेरी मच मोर देन मियर रिपेयर, तो उस केस में फिर हम आपको सिर्फ 1 साल का टाइम देंगे। क्यों? क्योंकि दीज आर वेरी हाई वैल्यू एडिशंस, ये बहुत हाई वैल्यू एडिशंस हो रही है। नॉर्मल रिपेयर होता, रिकंडीशनिंग होती तो 3 और 10 साल दे देते। इनके साथ आपको बस ये 3 कंडीशंस का ध्यान देना है कि जब गुड्स इंडिया में आए, उसके बाद री एक्सपोर्ट कब तक हो रही है, विद इन 6 मंथ्स, एक्सटेंडेबल टिल 1 ईयर। समझ में नहीं आया, ये जो टाइम पीरियड है ना, ये री इंपोर्ट करने के लिए, मतलब गुड्स इंडिया में कब आए, ये जो टाइम पीरियड है, ये दोबारा एक्सपोर्ट करने के लिए 6 महीने में गुड्स को भेज देना। ACDC शुड बी सेटिस्फाइड विद रिस्पेक्ट टू आइडेंटिटी ऑफ गुड्स, मतलब जो भेजे थे वही वापस आ रहे हैं, पता चले भेजे कुछ और, आ कुछ और रहे हैं और आप ड्यूटी बचा रहे हो, गलत। इंपोर्टर को इसके टाइम पे व्हेनेवर ही इज इंपोर्टिंग एक बॉन्ड साइन करके देना पड़ता है कि मैं ये कंसेशन की कंडीशंस का कंप्लायंस करूंगा, आप चिंता नहीं करेंगे। सेक्शन 21 क्या कहता है, गुड्स डेरिलिक्ट ब्रेक, ये ना 4 चीजें होती है, डेरिलिक्ट, जेटसैम, फ्लूटसैम, ब्रेक। डेरिलिक्ट क्या होता है, कभी कभार कार्गो वेसल को अबेंडन हो जाता है विदाउट एनी होप ऑफ रिकवरी, खो गया। जेटसैम एंड फ्लूटसैम एक ही बात होती है, बस फर्क क्या होता है, कभी कभार वेट ज्यादा होने की वजह से द गुड्स आर थ्रोन इन द वाटर, और जब ये गुड्स जो है वो संक हो जाते हैं उसको बोलते हैं जेटसैम, और जब वो फ्लोट कर जाते हैं तो उसको बोलते हैं फ्लोटसैम। ब्रेक क्या होता है, कार्गो शिप अगर कुछ टूट गई है, खराब हो गई है, तो उसका ब्रेक होता है। ठीक है, और फिर वो कभी कभार शोर पे आ जाता है बहता हुआ। बेसिक पॉइंट क्या है, वेदर द गुड्स आर ब्रॉट टू इंडिया और दे आर कमिंग टू इंडिया, तुम लेके आए या तुम्हें मिल गए, कोई भी केस में आपको ड्यूटी तो पे करना पड़ेगा, अनलेस दैट पर्टिकुलर आइटम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द ड्यूटी। बस यही बात थी, ये वाले रूल्स अभी करने की जरूरत नहीं है रिवीजन में,
चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। थ्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, रेमिशन, अबेटमेंट, एग्जेम्पशंस। एग्जेम्पशंस वाला थोड़ा प्रोसीजरल है, इस वाले में अभी मेरा ध्यान रहेगा तीन सेक्शंस पे, सेक्शन नंबर 13, सेक्शन नंबर 22 एंड सेक्शन नंबर 23। ओके, लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 30 बात क्या करता है? ड्यूटी विद रिस्पेक्ट टू द पिल्फर्ड गुड्स। अब पिल्फर्ड गुड्स क्या होते हैं? व्हाट इज पिल्फरेज? पिल्फरेज इन सिंपल टर्म्स मींस पेटी थेफ्ट। पेटी थेफ्ट ये कहा होती है? यूनिट आर्टिकल्स में। जैसे एक पेंसिल का डब्बा है, बहुत ही सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, उसमें सारी पेंसिल लगी हुई है और दो जगह आपकी पेंसिल नहीं दिख रही, तो दैट इज अ क्लियर कट केस ऑफ पेटी थेफ्ट। इसके अंदर वैल्यू ज्यादा नहीं होता है, देयर इज नो एज सच डैमेज, बट क्लियर कट एक छोटा सा स्टील हुआ है, कुछ एक पेटी थेफ्ट हुआ है, तो दैट इज नोन एज पिल्फरेज, सेक्शन नंबर 13। ओके, अब सर ये पेटी थेफ्ट में व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस? बिकॉज वी आर स्टडीइंग कस्टम्स, तो व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस? कॉन्सिक्वेंस इज दैट यू डू नॉट हैव टू पे द ड्यूटी ऑन दैट पिल्फर्ड गुड्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। ये पिल्फरेज हुआ कब? आफ्टर अनलोडिंग एंड बिफोर एन ऑर्डर इज मेड बाय द पीओ। ऑर्डर किस चीज का? या तो क्लियरेंस का या तो वेयरहाउसिंग का। तो ऑर्डर से पहले, अनलोडिंग के बाद ये चीज हुई है। सो व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस विद रिस्पेक्ट टू द कस्टम्स? क्योंकि हम तो कस्टम्स पढ़ रहे हैं। कॉन्सिक्वेंस इज दैट आई डू नॉट हैव टू पे द ड्यूटी ऑन पिल्फर्ड गुड्स। तो सर इस केस में ड्यूटी कौन पे करेगा? गवर्नमेंट को कौन पे करेगा? कस्टडियन। और वो भी कब? व्हेन इज द प्राइवेट कस्टडियन। अगर मेजर पोर्ट है, अगर मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट होता है जिसके अंदर एक केस लॉ भी हुआ था, द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें ये चीज रूल करी गई थी कि पोर्ट ट्रस्ट इज नॉट गोइंग टू पे, वो कस्टडियन रहेगा मेजर पोर्ट्स के केस में, तो इट इज नॉट गोइंग टू पे द ड्यूटी। इफ द कस्टडियन इज द प्राइवेट वन, देन ही विल पे द ड्यूटी अंडर सेक्शन नंबर 13 विद रिस्पेक्ट टू द पिल्फर्ड गुड्स। ये बात आपको दिमाग में अच्छे से रख लेनी है। पॉइंट टू बी नोटेड अनदर इज दैट इन केस ऑफ पिल्फर्ड गुड्स यू डू नॉट हैव टू सेटिस्फाई एनीवन, एनी एसी डीसी, किसी को सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे पिल्फरेज हुआ है, बिकॉज इट इज क्लियरली visible. But now let's talk about section 23 in which two things are talked about. One is the goods lost, goods destroyed, and second is the abandonment of the goods. ठीक है, तो सुनना, जब मैं बात करता हूँ गुड्स लॉस्ट या डिस्ट्रॉयड की, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि you have to show this to the satisfaction of the ACDC. This is something which is different from section 13. सेक्शन 13 और 23 में आपको डिफरेंस आ सकता है, इसलिए साथ साथ सुनते रहना अच्छे से। 13 में आपको किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है, किसी को सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं होती है, बट सेक्शन 23 में यू नीड टू प्रूव इट टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ एसीडीसी कि भैया यहाँ पे गुड्स लॉस हुआ है, डैमेज हुआ है, ठीक है, डिस्ट्रॉय हुआ है। अब ये कौन से वाले गुड्स है सर? ये गुड्स जो है ये आपके अनलोडिंग के बाद वो तो ठीक है, बट दिस डैमेज कैन हैपन एट एनी टाइम बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। दिस इज अनदर डिफरेंस व्हेन आई टॉक अबाउट सेक्शन 13। सेक्शन 13 के अंदर जो मैंने पिल्फरेज की बात करी है, दैट इज हैपनिंग बिफोर द ऑर्डर, दिस इज हैपनिंग बिफोर एक्चुअल क्लियरेंस। तो इसके अंदर वेयरहाउस गुड्स को भी कवर करा गया है, इसके अंदर वेयरहाउस गुड्स को भी कवर करा गया है। ओके, इन दैट केस फिर आपको ड्यूटी जो है वो रिमिट कर दी जाएगी, यू डू नॉट हैव टू पे द ड्यूटी। ओके, और अगर पे कर रखी होगी तो रिफंड मिल जाएगा। Now there is another provision of abandonment under section 23. अगर ओनर को लगता है कि मुझे ये गुड्स नहीं चाहिए, the reason can be literally anything, maybe उसके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं आया, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, whatever it is, he can simply relinquish the title in the favor of the government and abandon the goods. ठीक है, बट इस केस में एक चीज का ध्यान रखना है, the goods should not be such where an offense appears to have been committed, कि ऑफेंस हुआ और कल को abandon कर दिया, ऐसे नहीं चलता है, बस यही बात आपको ध्यान रखनी है। एंड अगेन इसमें जो पीरियड आता है abandonment का, that is same as section number 13, that this needs to be before the order is made for either clearance for home consumption or putting the goods into the warehouse. सेक्शन 22 में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, यहाँ पे दो बार सवाल पूछा गया है, दो वर्ड्स यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, डैमेज और डिटोरिएशन। जिसमें से जो डिटोरिएशन वर्ड है ना, डिटोरिएशन वर्ड, उसकी रिस्पेक्ट में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, पहले मैं आपको रीड करवा रहा हूँ। इंपोर्टेड गुड्स आर डैमेज और डिटोरिएटेड एट एनी टाइम बिफोर और ड्यूरिंग द अनलोडिंग। अनलोडिंग के बाद अगर डिटोरिएट होता है तो वो कवर नहीं है। जो बी और सी में आप देखोगे कि वेयरहाउस गुड्स को भी कवर कर रहे हैं, अदर देन वेयरहाउस को भी कवर कर रहे हैं, यहाँ पे सब जगह जो वर्ड यूज हो रहा है वो है डैमेज। अब सर पेपर के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा ये कि अगर डिटोरिएट वर्ड यूज हो रहा है, इट नीड्स टू बी बिफोर और ड्यूरिंग अनलोडिंग। अगर आफ्टर अनलोडिंग हुआ तो उस केस में फिर आपको सेक्शन नंबर 22 का फायदा यहाँ पे नहीं मिलेगा। और जो डैमेज है वो तो आपके वैसे भी कवर है, अदर देन वेयरहाउस गुड्स ये सब यहाँ पे कवर करे जा रहे हैं, ठीक है। वेयरहाउस गुड्स, अदर देन वेयरहाउस गुड्स, उसमें डैमेज कवर किया जा रहा है, बट ये देखना कि उस बंदे की गलती नहीं होनी चाहिए। आप मेरी गलती और फिर मैं उसको डैमेज बोल के आपसे मैं ड्यूटी कम करवा रहा हूँ, दैट डज नॉट हैपन। तो सेक्शन 22 में फायदा क्या मिलता है आपको? अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी हो जाती है, मतलब प्रोपोर्शनेट रिडक्शन हो जाता है ड्यूटी का, प्रोपोर्शनेट रिडक्शन। फॉर एग्जाम्पल 100 का वैल्यू था और उसके ऊपर ड्यूटी थी लेट्स से 5 रुपीज की, कल को इसकी वैल्यू रह गई है 50, तो मैं ड्यूटी पे 2.5 पे करूंगा, ठीक है। बस ये वाली बात ध्यान रखना, ये एक दो बार पूछी गई थी, यहाँ पे बच्चों ने गलतियां करी थी। डीनेचरिंग और म्यूटिलेशन ऑफ गुड्स जो होता है सेक्शन 24 में, ये बेसिकली लिक्विड्स के केस में होता है, इन विच अ पर्टिकुलर आइटम कैन बी यूज्ड फॉर मोर देन वन पर्पसेस, एंड पर्पस के हिसाब से ड्यूटी होती है।
तो लेट्स से एक पर्पस के हिसाब से ड्यूटी लग रही है 1%, एक के हिसाब से लग रही है 3%, आई एम टेकिंग अ मियर एग्जांपल। तो मैं क्या करूंगा, इसको डीनेचर कर दूंगा, म्यूटिलेट कर दूंगा, मीनिंग विच दैट आई विल मेक द गुड्स अनफिट फॉर वन ऑफ द पर्पसेस। लेट्स से मैं इस केस में मैं 3 के लिए अनफिट कर देता हूं, तो सो दैट आई कैन पे 1%, बिकॉज द कस्टम्स डिपार्टमेंट इज नॉट गोइंग टू टेक यू ऑन योर वर्ड। आपको उसको एक्चुअल में डीनेचर करना पड़ेगा, उसके लिए रूल्स भी होते हैं जो कि होते हैं डीनेचरिंग ऑफ स्पिरिट रूल्स 1972। क्लियर? चलो एग्जामिनेशन वाली बात ठीक है, इतना अभी उसमें नहीं घुसते हैं। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 2 में मैंने एक समरी बनवाई थी, मैं उसमें से आपको रिवीजन करा देता हूँ क्विकली, टाइप्स ऑफ ड्यूटीज की। इसके अंदर मेनली जो 3 सेक्शन टेस्ट किए जाते हैं, 8B, 9 और 9A। 8B, 9 और 9A दैट इज योर सेफगार्ड ड्यूटी, सब्सिडी वाली ड्यूटी, काउंटर मतलब सब्सिडी के अगेंस्ट जो हम ड्यूटी लगाते हैं, एंड लास्ट वाली एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो ये हमारा 8B, 9 और 9A। पर्पस क्या है? सेफगार्ड ड्यूटी लगाई जा रही है बिकॉज सम particular item is coming in a very increased quantity which is threatening or causing it is actually threatening or it is a serious injury in the near future to our domestic industry। तो threaten कर रहा है या फिर एक्चुअल में इंजरी कॉज करवा रहा है हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री भी होनी चाहिए जिसके ऊपर नुकसान आ रहा है या नुकसान आने वाला है। ओके, सब्सिडी में क्या हो रहा है, एक कंट्री एक आर्टिकल को इंडिया में डम वर्ड यूज नहीं करना, वो हम 9A में करेंगे, वो इंडिया में एक्सपोर्ट करते इस टाइम सब्सिडी दे रही है, तो उसकी वजह से कॉस्ट कम हो जाएगी, कॉस्ट कम हो जाएगी तो मेरे डोमेस्टिक वाले जो इंडस्ट्री है उसको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे वो सेक्शन नंबर 9 के अंदर काउंटर वेलिंग ड्यूटी फॉर सब्सिडी लगा दूंगा। एंड एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जा रही है बिकॉज सम प्रोडक्ट इज बीइंग डंप्ड इनटू इंडिया। डंपिंग का मतलब क्या है, उसकी नॉर्मल वैल्यू से कम, वो कैसे निकालना अभी बताता हूँ। ड्यूरेशन आप प्लीज साथ साथ लर्न करो। दिस इज फॉर इनिशियल 4 years प्लस अप टू एक्सटेंशन 6 years, क्योंकि टोटल ये 10 के लिए रह सकता है। 9 और 9A पहले 5 साल, उसके बाद एडिशनल अप टू 5 years के लिए ये और जा सकता है। प्रोविजनल असेसमेंट मतलब आप एक बेसिक प्रोविजनल लगा दो, उसके बाद फिर फाइनल करेंगे क्या वो पॉसिबल है। सेफगार्ड ड्यूटी पॉसिबल है 200 days के लिए। 9 और 9A पॉसिबल है, यस, पेंडिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ द फाइनल ड्यूटी। ओके, सो पेंडिंग फाइनल डिटर्मिनेशन वो आपके ऊपर प्रोविजनल भी लगा सकते हैं, बट ये देख लेना कि प्रोविजनली असेस कर लेना, प्रोविजनली असेस कर लेना कि कितनी सब्सिडी है, कितना डंपिंग है, उतना ही लगाना। नेक्स्ट, नॉन एप्लीकेबिलिटी, दिस इज सेम इन ऑल 3, प्लीज लर्न कर लेना। दिस इज सेम इन ऑल 3 that whenever the imports are done by 100% export oriented unit or SEZ units, उस केस में ये 3 वाले आप सेक्शन नहीं लगा सकते, एक्सेप्ट इन 2 cases। फर्स्ट, इफ इट इज स्पेसिफिकली मेड एप्लीकेबल, नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा है कि हम लगाएंगे तो लगा देना। एंड केस नंबर 2, इफ द गुड्स आर क्लियर्ड इनटू डोमेस्टिक टैरिफ एरिया और यूज्ड इन दोज गुड्स व्हिच आर क्लियर्ड इन डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। तो मतलब अगर आप नॉर्मल ज्यूरिसडिक्शन डोमेस्टिक टैरिफ एरिया मतलब नॉर्मल टैक्सेशन एरिया में आना चाहते हो तो हम आपके ऊपर ड्यूटी लगाएंगे 8B, 9 और 9A की, ठीक है, वरना नहीं लगाएंगे, ये सेम है। इसमें कुछ स्पेशल पॉइंट्स पढ़ लो, यहां से काफी बारी क्वेश्चन आता है। सेफगार्ड ड्यूटी कब नहीं लगाई जाएगी अगर डेवलपिंग कंट्री से कोई इंपोर्ट आ रहा है और उस पर्टिकुलर इंपोर्ट का शेयर टोटल इंपोर्ट्स ऑफ इंडिया ऑफ दैट आर्टिकल के 3% से ज्यादा नहीं है, 1%, 2%, 2.5%, तो ड्यूटी नहीं लगेगी। और सर एक से ज्यादा डेवलपिंग कंट्री से आ रहा है, इंडिविजुअली 3 से कम है, तो टोटल चेक करना है वो 9 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वरना क्या होगा, सब 2 करते हुए हमारे हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इंडिविजुअल 3% और एग्रीगेट 9% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपने इस चीज का कंप्लायंस कर लिया तो फिर हम जो है आपके ऊपर ड्यूटी नहीं लगाएंगे, ठीक है। और इसमें एक स्पेशल पॉइंट क्या आता है, दोनों में सेम ही है, रेट्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट, मतलब पुराने वाले इंपोर्ट्स को हम बुलाएंगे और उनसे ड्यूटी रिकवर करेंगे। वो कितना लग सकता है, 90 days बिफोर द नोटिफिकेशन। जिस दिन नोटिफिकेशन आया उसके 90 days पहले वाले इंपोर्ट्स को भी आप टैक्स कर सकते हो। 2 बातें जो सिर्फ 8B और 9 और 9A में आती है सब्सिडी और इसमें, कि कंटिन्यूटी पेंडिंग रिव्यू। आपने इनिशियली लगाया था, टाइम पीरियड खत्म हुआ, रिव्यू चल रहा है, तो इसको कोई बात नहीं, आप मैक्स टू मैक्स 1 year तक एक्सटेंड ऐसे कर दो। टेम्पररी रिवोकेशन, चेक कर रहे लगाने की जरूरत है या नहीं है या निकाल दे, तो टेम्पररी इसको भी रिवोक भी हम कर सकते हैं। अगेन मैक्सिमम ये 1 year एट ए टाइम में जाता है। अब अमाउंट कितना लगेगा 8B में बताया जाएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एंटी सब्सिडी वाले में जितना भी सब्सिडी दिया जा रहा है उससे ज्यादा आप ड्यूटी नहीं लगा सकते। मतलब एक कंट्री से सब्सिडी मिल रही है 30 की और आप लगा रहे हो 50 की ड्यूटी, दिस डज नॉट जस्टिफाई। गवर्नमेंट हैज टू जस्टिफाई कि आप क्यों लगा रहे हो ना, तो आप 50 नहीं लगा सकते, आप मैक्सिमम 30 लगा सकते हो। एंड हियर लोअर ऑफ दीज 2 आइटम्स, थोड़ा सा लर्न करना। आप एंटी डंपिंग की बात कर रहा हूं, लोअर ऑफ डंपिंग मार्जिन और इंजरी मार्जिन, मतलब एक्चुअल में डंपिंग कितनी हो रही है, एक्चुअल में डंपिंग कितनी हो रही है, या तो उतना या फिर उस डंपिंग की वजह से आपको नुकसान कितना हो रहा है। भाई डंपिंग 50 की हो रही है, तुम्हें नुकसान हो रहा है 30 का, तो तुम 30 का लगाओ, तुम्हें क्योंकि जस्टिफाई करना है। और कल को डंपिंग हो रही है 10 की, तुम्हें उससे नुकसान हो गया 50 का, तो भाई फिर वो तो तुम्हारी गलती है ना, 40 का नुकसान क्यों हो रहा है, वो तो डंपिंग तो 10 की कर रहे हैं,
तो विचर इज लोअर। नाउ व्हाट इज अ डंपिंग मीनिंग? डंपिंग का मतलब होता है नॉर्मल वैल्यू मतलब एक्सपोर्ट प्राइस। सर इसका मतलब उस कंट्री में उस चीज की नॉर्मल वैल्यू है 100 और एक्सपोर्ट किया जा रहा है 70 में, क्यों आप 30 की डंपिंग कर रहे हो? और इंडिया में इंजरी का मतलब क्या होगा? इंजरी मार्जिन मतलब फेयर सेलिंग प्राइस माइनस लैंडेड वैल्यू, कि इंडिया में उसकी वैल्यू है 50 की लेकिन लैंड हो रहा है ये 40 पे, तो मेरे को 10 का नुकसान हो रहा है, तो ये मेरा इंजरी मार्जिन। और सर ये लैंडेड वैल्यू का मतलब होता है जो आप कस्टम्स में एसेसेबल वैल्यू निकालते हो एक्सेप्ट द ड्यूटीज। अब जो मैंने आपको ये दोनों बातें बताई, कौन सी वाली? सब्सिडी वाली और डंपिंग वाली, उसमें ना एक छोटा सा सवाल कभी कभार बनता है रिगार्डिंग द एंटी सर्कमवेंशन मेजर्स। मतलब आपको दिया जाएगा कि एक पर्सन है, उसने इसका फॉर्म बदल दिया है, गुड्स का फॉर्म बदल दिया, इसका डिस्क्रिप्शन बदल दिया, इसका नेम बदल दिया, ताकि वो इन ड्यूटीज को ड्यूटी से बच सके, सर्कमवेंट कर सके। सर्कमवेंट मतलब बच के जाना। तो उस केस में अगर गवर्नमेंट को लगा कि गड़बड़ कर रहा है तो गवर्नमेंट विल गो फॉर एन इंक्वायरी। इंक्वायरी के बाद पता चला कि ही इज ट्राइंग टू एक्ट स्मार्ट, देन वी कैन एक्सटेंड आवर दीज ड्यूटीज, दीज टू ड्यूटीज, सब्सिडी एंड एंटी डंपिंग ड्यूटी, टू दैट न्यू प्रोडक्ट एज वेल। बस ये ध्यान रखना कि इंक्वायरी के डेट से पहले से नहीं आप उसको चार्ज कर सकते, आपको इंक्वायरी के बाद करना पड़ेगा। बट ये थोड़ा सा एक फेवरेट क्वेश्चन रहता है, दैट इज एंटी सर्कमवेंशन मेजर्स के ऊपर। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यस, वेलकम टू द नेक्स्ट चैप्टर वैल्यूएशन। अब वैल्यूएशन के अंदर हमें एक क्वेश्चन भी उठाना पड़ेगा, फोकस रहेगा मेन प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन पे जहां पे सवाल उठते हैं। बचे हुए में से कुछ कुछ पॉइंट्स समटाइम्स आइसोलेटेड क्वेश्चंस आर आस्क्ड, वी विल रिवाइज दैट आल्सो, और एक क्वेश्चन भी उठाएंगे सो दैट because it is a practical question which is expected. Now before diving into the details, let's understand 4 basic terms. What is ex factory price, what is free FAS price, what is FOB price and what is the CIF price. diagrammatically समझते हैं। देखो ये है वहां का सेलर, मतलब ये आउटसाइड इंडिया है, उसके फैक्ट्री में जब भी गुड्स पूरे प्रोड्यूस हुए, व्हाटएवर यहां तक जो भी खर्चा होगा उसको बोलते हैं एक्स फैक्ट्री प्राइस। जब इन गुड्स को उसके ऑफिस से उसके पोर्ट पे लाया जाएगा, चाहे वो पोर्ट हो चाहे वो एयरपोर्ट हो, जैसा मर्जी, वहां पे क्या ऐड होएगा? लोकल फ्रेट एंड टैक्सेस। बेसिकली ऑफिस से निकल के उसके लेट्स से यूएस के पोर्ट तक लाने के लिए व्हाट एक्सपेंसेस विल बी एडेड? इट विल बी द लोकल फ्रेट एंड टैक्सेस। वहां से उसी पोर्ट पे जब उसको लोड किया जाएगा, उसी पोर्ट पे कन्वेंस के ऊपर लोड किया जाएगा, देन इट मे बी अ शिप, अ वेसल, अ व्हीकल, और इट कैन बी एन एयरक्राफ्ट आल्सो। तो जब उसको लोड किया जाएगा तो उसके अंदर क्या ऐड होते हैं? एक्सपोर्ट ड्यूटी एंड लोडिंग चार्जेस। एक्सपोर्ट ड्यूटी एंड लोडिंग चार्जेस, एंड दिस इज नोन एज फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड मतलब वहां पे उसको ऑन बोर्ड कर दिया है, और जब उसको यहाँ पे इंडिया में लाया जाएगा, इंडियन पोर्ट पे उसको क्या बोलेंगे? CIF, दैट इज कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। उसमें ऐड हो जाता है इंश्योरेंस एंड फ्रेट। सो FOB प्लस इंश्योरेंस प्लस फ्रेट इज माय CIF वैल्यू, एंड फॉर द पर्पस ऑफ imposing my import duty, CIF is a relevant value. CIF is a relevant value. क्या बात समझ में आई आपको? CIF के ऊपर हमें इंपोर्ट ड्यूटी लगानी होती है और वो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। प्राइमरीली द ट्रांजैक्शन वैल्यू, बेसिकली जो हमारा वैल्यूएशन होता है वो सेक्शन 14 के हिसाब से होता है। उसके अंदर होता है 14(1) एंड 14(2). ओके, नाउ 14(1) क्या कहता है कि आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, जिसके अंदर दो प्राइमरी कंडीशन आती है। क्या? दैट द बायर एंड सेलर शुड नॉट बी रिलेटेड एंड प्राइस शुड बी द सोल कंसीडरेशन। अब दीज आर द सिमिलर कंडीशंस दैट वी स्टडीड इन सेक्शन नंबर 15। तो अगर वो कंडीशंस पूरी हुई तो आपका जो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू है उसके ऊपर हम शक नहीं करेंगे। ओके, एंड 14(2) में there is a tariff value fixed. Tariff value fixed means whatever your transaction value may be, whatever you as a buyer may be selling to the seller, I don't care, we are going to fix this particular value. For example, सिगरेट है, ये सिगरेट के ऊपर इतने के ऊपर आपको ड्यूटी पे करना है। एक्चुअल में तुम कितना पे करते हो अपने को उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अच्छा, ये वाले जो रूल्स है इसको भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल विच विल एड यू टू सॉल्व द क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, कि किस दिन का आपको रेट ऑफ एक्सचेंज उठाना है और किस दिन का आपको कस्टम्स ड्यूटी का BCD का रेट उठाना है। ठीक है, सो प्लीज सी, इफ द केस इज ऑफ क्लियरेंस ऑफ गुड्स फॉर होम कंजम्पशन, देन कस्टम ड्यूटी और जो टैरिफ वैल्यूएशन हम करते हैं वो किस दिन का करते हैं? हम करते हैं 2 डेट्स में से लेटर। एक आपका बिल ऑफ एंट्री का फाइलिंग डेट, दूसरा अराइवल ऑफ द एयरक्राफ्ट और वेसल विचएवर इज लेटर, या फिर आपका व्हीकल विचएवर इज लेटर। ठीक है, अब चलिए वेसल के केस में आपने वर्ड यूज किया एंट्री इनवर्ड। सिर्फ वेसल के केस में देयर इज दिस कंसेप्ट ऑफ एंट्री इनवर्ड्स व्हिच बेसिकली मींस अराइवल की परमिशन, तो आप अराइवल ही समझ लो। ओके, और सर रेट ऑफ एक्सचेंज किस दिन का लेना है? बिल ऑफ एंट्री का। रेट ऑफ एक्सचेंज को फर्क नहीं पड़ता कि आपका किस दिन एक्चुअल में व्हीकल आ रहा है, किस दिन एक्चुअल में कन्वेंस आ रहा है, यू हैव टू पिक इट एज ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग द बिल ऑफ एंट्री। If it is a case that goods were imported and they were put in a warehouse and now they are being cleared for home consumption, मतलब उस केस में फिर आपका जो कस्टम्स ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यूएशन हमें चाहिए एकदम ताजा वाला। तो एक्स बॉन्डिंग जब होगी, व्हाट इज एक्स बॉन्डिंग? जब हम गुड्स को वेयर हाउस से निकालेंगे तो वो इनटू बॉन्ड होता है जब आप गुड्स को डालते हो, क्योंकि उस टाइम बॉन्ड साइन होता है, एंड व्हेन गुड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द वेयर हाउस उसको बोलते हैं एक्स बॉन्डिंग। सो डेट ऑन विच द बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन इज प्रेजेंटेड, मतलब ग्रीन कलर का ये होता है,
उस दिन का आपको कस्टम्स ड्यूटी लेना। रेट ऑफ एक्सचेंज मैंने बोला ओरिजिनल वाला, जब भी आपका बिल ऑफ एंट्री फाइल किया जाएगा तो ये इनटू बॉन्ड वाला, इसको फर्क नहीं पड़ता है गुड्स का क्या हो रहा है आगे पीछे, ये ओरिजिनल वाला जब इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ वेयर हाउसिंग, उस दिन का रेट ऑफ एक्सचेंज लेंगे। एक्सपोर्ट के केस में एक्सपोर्ट का क्वेश्चन जनरली नहीं आता है आपका टेस्टेबल, बट आया तब भी कोई बहुत ऐसे डिटेल नहीं आता। सो कस्टम्स ड्यूटी लेनी है। एलईटी ये तो लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर होता है, अगेन प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी। लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर की डेट लेनी है और आपका रेट ऑफ एक्सचेंज होगा जिस दिन आपका शिपिंग बिल। तो ये जो रेट ऑफ एक्सचेंज है दैट इज ऑलवेज फिक्स विद द फाइलिंग ऑफ द बिल ऑफ एंट्री और शिपिंग बिल। और बैलेंस केसेस में पेनल्टी वगैरह कहीं ऐसा कुछ हो रहा है तो जिस भी दिन आप ड्यूटी पे करते हो उस दिन का ही कस्टम्स ड्यूटी, उस दिन का ही रेट ऑफ एक्सचेंज आपको लेना पड़ेगा। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, दिस रेट ऑफ एक्सचेंज यू हैव टू टेक इज ऑफ सीबीआईसी, नॉट ऑफ आरबीआई, नॉट ऑफ एनी अदर डीलर्स एसोसिएशन, नहीं, आपको लेना है आपके सीबीआईसी बोर्ड का। बात समझ में आई? चलो, जब ये मैं बोलता हूं आपको बिल ऑफ एंट्री लेना है तो ओरिजिनल फाइलिंग, नॉट द डेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन आफ्टर करेक्शन। मैंने आज बिल ऑफ एंट्री फाइल किया, 4 दिन बाद करेक्शन के बाद रीफाइल किया, तो मुझे आज का रेट लेना है रेट ऑफ एक्सचेंज के लिए। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सीवीआर, कस्टम वैल्यूएशन रूल्स विद रिस्पेक्ट टू इंपोर्ट। अब इसके अंदर हालांकि रूल्स है अच्छे खासे पढ़ने वाले, बट अभी मेरा फोकस क्या है, एग्जाम ओरिएंटेड। तो एग्जाम ओरिएंटेड मेरे को रूल 3 अच्छे से कराना है, रूल 4 और रूल 7 8 में एक दो बातें आती है वो अच्छे से करानी है। बैलेंस यू मस्ट बी नोइंग एन आइडिया, वो नहीं किया दोबारा तब भी चल जाएगा, दैट विल वर्क। और ऑब्वियसली सर रूल 10 मुझे कराना है क्योंकि रूल 10 में से आपके 99% चांस है कि आपको रूल 10 का ही एडजस्टमेंट पूछा जाएगा, जो हमेशा पेपर में देखते हो, तो उसको ढंग से करेंगे। सर 2 टर्म्स हम यूज करते हैं, आइडेंटिकल गुड्स एंड सिमिलर गुड्स। आइडेंटिकल मतलब सब कुछ सेम, सब कुछ सेम। सिमिलर मतलब मिलता जुलता एंड कमर्शियली इंटरचेंजेबल। बस ये आप दिमाग में रखो। ओके, रिलेटेड पर्सन ये ऑलमोस्ट मिलता जुलता है, थोड़ा सा फर्क आता है व्हेन वी कंपेयर अप विद जीएसटी। तो ठीक है, यहाँ पे एक मैं आपको सिर्फ परसेंटेज वाला अंडरलाइन करवा देता हूँ, दैट व्हेन वन पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओन्स, कंट्रोल्स और होल्ड्स मोर देन इक्वल टू 5% ऑफ द वोटिंग स्टॉक ऑफ बोथ ऑफ देम। तो एक बंदा दो जनों के इसमें 5% मिनिमम वोटिंग स्टॉक होल्ड कर रहा है, तो वो दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, रिलेटेड पर्संस। नाउ रूल 3 का मैं आपको एक चार्ट बता देता हूं, दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। रूल 3 सेज दैट सब्जेक्ट टू रूल 12, मतलब सब्जेक्ट टू योर रिजेक्शन ऑफ द डिक्लेयर्ड वैल्यू। रिजेक्शन नहीं हुआ तो आपका वैल्यूएशन होगा ट्रांजैक्शन वैल्यू के हिसाब से, प्रोवाइडेड इट शुड बी एडजस्टेड एज पर रूल 10, जो आपका पेपर में टेस्ट होता है। बट हम आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू लेंगे अगर आपकी 4 कंडीशंस पूरी होती है। पहला कंडीशन, देयर शुड नॉट बी एनी रेस्ट्रिक्शंस रिगार्डिंग द यूज ऑफ गुड्स बाय द बायर अदर देन सम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। मतलब जब सेलर ने बायर को बेच दिया तो बायर उन गुड्स का क्या करता है वो उसकी मर्जी है। अगर आप कंडीशन लगा रहे हो, अगर देयर आर रेस्ट्रिक्शंस रिगार्डिंग यूज, इसका मतलब दोनों में कुछ रिलेशनशिप है एंड द ट्रांजैक्शन वैल्यू इज नॉट ट्रू एंड फेयर। आई होप यू आर एबल टू गेट दिस पॉइंट। तो सर ये 3 रेस्ट्रिक्शंस चल जाती है, आप कह रहे हो है ना, ये 3 रेस्ट्रिक्शंस चल जाती है। क्या ये रेस्ट्रिक्शन? which are required by the law or by the public authorities. For example, some tobacco product is there, उसके ऊपर कुछ restriction है कि ये स्टिकर लगाना है, allowed. लिमिट द जोग्राफिकल एरिया, जैसे डीलर फिक्स कर रखा है कि भाई तू नॉर्दर्न रीजन में बेचेगा, तू वेस्टर्न रीजन में बेचेगा, तो दैट इज आल्सो ओके, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। और एनीथिंग एल्स व्हिच डज नॉट सब्सटेंशियली अफेक्ट द वैल्यू, तो छोटा मोटा ऐसा लगा रखा है जिससे वैल्यू पे इंपैक्ट नहीं है, बिकॉज आवर फोकस इज प्राइस ट्रू एंड फेयर चाहिए। सेकेंड कंडीशन, प्राइस इज नॉट सब्जेक्ट टू सम कंडीशन और कंसिडरेशन फॉर विच द वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि उसके अंदर प्राइस का कोई ऐसा पार्ट है जिसका हम वैल्यू डिटरमिन नहीं कर पा रहे, क्योंकि वैल्यू अगर मैं डिटरमिन नहीं कर पाऊंगा तो मैं वो कस्टम्स ड्यूटी कैसे लगाऊंगा, ठीक है। तो दैट इज माय मेन कंडीशन। नो पार्ट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ एनी सब्सिक्वेंट रीसेल, डिस्पोजल, यूज विल एक्रू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द सेलर अनलेस एडजस्टमेंट इज पॉसिबल। अगर बाद में जाके कोई उस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट आगे जब बेचा जाएगा उसका 10% सेलर को देना है, अब वो कब बेचेंगे, कितने में बेचेंगे, इसका एडजस्टमेंट कैसे करें। बट इफ इट इज फिक्स्ड कि नहीं 100 रुपीज देना है, तो आज मैं उसको इंक्लूड कर सकता हूं फॉर द पर्पस ऑफ इंपोजिंग माय इंपोर्ट ड्यूटी। एंड फोर्थ, बायर एंड सेलर शुड नॉट बी रिलेटेड, क्योंकि अगर रिलेटेड हुआ तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क उठेगा ऑन द ट्रांजैक्शन वैल्यू, एक्सेप्ट इन सब रूल 3। अब ये सब रूल 3 क्या है? मैंने बोला बायर एंड सेलर शुड नॉट बी रिलेटेड। If they are related, then still it is possible to accept the transaction value under sub rule 3 conditions. क्या बायर सेलर रिलेटेड है, बट वो प्रूव कर देंगे कि हमारा रिलेशनशिप अफेक्ट नहीं करता प्राइस को। मैं और सेलर रिलेटेड है, लेकिन मैं प्रूव कर देता हूं कि मैंने जो प्राइस इसको पे करी है वही एक नॉर्मल आदमी भी इसको पे करता है, आई एम प्रूविंग इट, तो क्यों रिजेक्ट कर रहे हो ट्रांजैक्शन वैल्यू। नेक्स्ट, बायर सेलर रिलेटेड है, बट मी एज अ बायर आई एम एबल टू प्रूव इट टू द सैटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टम्स पीओ दैट इफ यू रिजेक्ट माय वैल्यू, अगर आपने मेरी वैल्यूएशन रिजेक्ट करी तो आप रूल 4 5 में जाओगे ना आगे वैल्यूएशन करने, रूल 4 5 7 8 में जाओगे, तो मैं प्रूव कर देता हूं कि अगर तुमने मेरी आज वैल्यू रिजेक्ट करी तो तुम जो रूल्स में जाओगे उसके हिसाब से जो आपकी वैल्यू निकलने वाली है वही वैल्यू मैंने आज ली है।
तो काम क्यों बढ़ाना है सर, कस्टम्स फी हो, काम क्यों बढ़ाना है, रिजेक्ट करोगे, रूल 4578 में जाओगे, उसी की क्लोजली अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैंने आज अपनी वैल्यूएशन में डाल रखी है, तो काम बचाओ ना, इसको एक्सेप्ट कर लो। ये काम क्यों करना है आपको कि नहीं बायर एंड सेलर रिलेटेड है तो मैं अलग से रूल्स पे जाना चाहता हूं, जाओगे तब भी इसी प्राइस पे आओगे जो मैंने आज आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं। ठीक है, थोड़ा सा आपको लॉजिकली समझना पड़ेगा इन चीजों को, क्योंकि ये डायरेक्टली बहुत टेस्टेबल नहीं है। अब सर मेन बातें करते हैं रूल नंबर 10 की, एडजस्टमेंट्स। सी, अगर आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू आई हमने पिक करी तो उसमें भी मुझे रूल 10 के एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है, और यही आपकी पेपर में 99.9% टेस्ट होने वाली है, तो इस पे बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना। ठीक है, और जब ट्रांजैक्शन वैल्यू रिजेक्ट हो जाती है तो मैं रूल 4, 5, 7, 8 पे जाता हूं। 6 क्या मैं अभी बता दूंगा, इतना कुछ उसमें है नहीं। चलो, अब सर ये है मेरी एडजस्टमेंट्स फॉर कॉस्ट एंड सर्विसेज। सर ये एडजस्टमेंट्स पता है क्यों हो रही है, ताकि वी आर एबल टू रीच अ ट्रू एंड करेक्ट ट्रांजैक्शन वैल्यू। अगर ये रिजेक्ट हो गई तो ये रूल 10 का मतलब ही नहीं है, ये एक्सेप्ट हुई तो रूल 10 की एडजस्टमेंट्स करनी है। अब सीधा सीधा सुनते जाना। यू विल स्टार्ट विद द प्राइस पेड और पेबल, आप इसके अंदर एफओबी वैल्यू ले सकते हो। ठीक है, और फिर हम एडजस्टमेंट्स करना स्टार्ट करेंगे। क्या क्या, एड विद द फॉलोइंग इनकट बाय द बायर बट नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस। क्या क्या, कमीशन, ब्रोकरेज, कॉस्ट ऑफ कंटेनर, कॉस्ट ऑफ पैकिंग। सर ये लिस्ट लर्न करने की जरूरत नहीं है, जो भी खर्चे बायर कर रहा है वो ऐड होता जाएगा। सी व्हाट इज गवर्नमेंट ट्राइंग टू डिटरमिन, आप ना बिल्कुल मेन पार्ट नहीं भूलना है अपने को। मेन पार्ट है हमारा, हम सीआईएफ वैल्यू ढूंढना चाहते हैं। तो जो गुड्स यहाँ पे इंडियन पोर्ट पे यहाँ पे आए हैं, इसकी मुझे ट्रू एंड फेयर वैल्यू ढूंढनी है। ये वैल्यू में क्या क्या प्राइस बायर ने पे किया है वो सब मुझे ऐड करना है। तभी ये बोल रहे हैं नॉट ऑलरेडी इंक्लूडेड, तो जो इंक्लूड नहीं किया मैं ऐड करता जाऊंगा। बट एक चीज आपको लर्न करनी है, आप बाइंग कमीशन ऐड नहीं करोगे, ये बायर का पर्सनल खर्चा है, बाइंग कमीशन नहीं आपको ऐड करना। ठीक है, नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाइड बाय बायर फ्री ऑफ कॉस्ट और रिड्यूस कॉस्ट इन कनेक्शन विद द इंपोर्टेड गुड्स एंड नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस। ये काइंड ऑफ लिंक करो आप 15(2)(b) से। वैल्यूएशन में आप 15(2)(b) पढ़ते थे कि सप्लायर्स ऑब्लिगेशन इज पेड बाय द रेसिपिएंट, हेंस दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द वैल्यूएशन। मतलब आपने उसको वैल्यूएशन में इंक्लूड नहीं करा होगा, इसलिए 15(2) भी उसको ऐड कराता है। यहाँ पे सेम तरीके से बात हो रही है कि बायर ने कुछ प्री में दिया या रिड्यूस कॉस्ट में दिया तो वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा प्राइस में, और कस्टम ड्यूटी कम पे होगी बिकॉज वो वैल्यू आप कम पे करोगे, उसको प्राइस एक्चुअल पेमेंट कम हो जाएगा उतने वैल्यू से, तो यहाँ पे आपसे ऐड करवा रहे हैं। Okay, so it can be anything. You as a buyer are giving material, component, parts, similar item, tools, dies, mold, similar items, material consumed, and engineering development, artwork, design. Now, second important point to be noted, engineering development, artwork और design आपको तभी इंक्लूड करना है जब ये आउटसाइड इंडिया इनकर करा गया है। क्यों? क्योंकि जो चीज आउटसाइड इंडिया इनकर करी गई है उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगाओ ना, वो आज यहाँ पे इंडिया में बनके उन गुड्स के अंदर इंक्लूड होके वापस आ रही है। इफ आई एम पेइंग समथिंग फॉर द इंजीनियरिंग एंड डिजाइनिंग फी इन इंडिया, आई वुड हैव पेड द जीएसटी एंड अदर टैक्सेस एप्लीकेबल इन इंडिया, सो व्हाई विल यू अगेन इंक्लूड इट इन द असेसेबल वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी पेमेंट? नो, इट डज नॉट मेक सेंस। तो दो बातें ध्यान रखनी है, बाइंग कमीशन आपको इंक्लूड नहीं करना है, और डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग वर्क, व्हाटएवर द सिमिलर एक्सपेंसेस आर बीन गिवन, दे आर टू बी इंक्लूडेड ओनली एंड ओनली इफ दे आर इनकर्ड आउटसाइड इंडिया। Next, royalty and license fee that the buyer has to pay as a condition for sale to the extent not already included. See, whenever any expense is already included, we are not going to double include it. That makes sense. That doesn't need to be learned. Okay, but यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? Condition for sale. Condition for sale मतलब it is directly linked to the goods which we are valuing for the purpose of customs duty. तो वो condition for sale है, उसी से linked है। अगर कोई separate transaction है, वो मैं उस seller के साथ कोई अलग transaction कर रहा हूँ, वहां पे पेमेंट कर रहा हूँ, तो वो यहाँ पे customs में आपको include नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोसीड्स ऑफ एनी सब्सिक्वेंट रीसेल डिस्पोजल दैट अक्रूज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू सेलर। सेलर के पास जा रहा है, इसका मतलब क्या है? सेलर के पास जा रहा है मतलब वो मेरे साइड से पेमेंट है, और मेरे साइड से पेमेंट है मतलब वो ट्रांजैक्शन वैल्यू है। नेक्स्ट, ऑल अदर पेमेंट्स एज अ कंडीशन फॉर सेल नॉट ऑलरेडी इंक्लूडेड बाय बायर टू सेलर और बाय बायर टू थर्ड पार्टी टू सैटिस्फाई एन ऑब्लिगेशन ऑफ सेलर जस्ट लाइक 15(2)(b। तो यहाँ पे मेन मैंने एक लाइन में अगर इसको हम समअप करने की कोशिश करें, जो बायर सेलर को पे कर रहा है वो आपको इंक्लूड करना है। दो बातें मैंने आपको बता दी है जो पेपर में आपको टेस्ट बार बार करी जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट, अब जरा ध्यान दो, रूल 10 सब रूल 2 में अपने को दो एडजस्टमेंट्स करनी है, ए और बी के हिसाब से। ए में कई बच्चे इसको सिर्फ ट्रांसपोर्ट समझते हैं, मैं उसको क्लैरिफाई कर रहा हूं। इसी के बेसिस पे एक सवाल भी कराऊंगा, बहुत ही प्यारा सवाल है, वहां पे बच्चे गलती करेंगे। तो सुन लो, यहाँ पे आपका ट्रांसपोर्ट भी आता है, लोडिंग, अनलोडिंग एंड हैंडलिंग एट द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन विद रिस्पेक्ट एंड द डिलीवरी एट द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन। तो ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं है, इसके अंदर कुछ और भी खर्चे हमने इंक्लूड करे हैं। ठीक है, विच एवर आर एसोसिएटेड टू ब्रिंगिंग द गुड्स इन इंडिया। अब सुनना, इसके अंदर दो तीन बातें, अगर ये वाली प्राइस आपके पास एक्चुअल में अवेलेबल नहीं है
तो आप क्या करोगे, आपको ये वैल्यू पहले निकालनी है, मतलब 10(2) को छोड़ के आपकी सारी एडजस्टमेंट्स 10(1) के हिसाब से हो जाएंगी, उसका 20% आपको ले लेना है, ठीक है, आपका 20% आ जाएगा। ओके, इफ इंपोर्ट इज बाय द एयर देन मैक्सिमम दिस अमाउंट कैन बी 20%। मतलब अगर आपका इंपोर्ट बाय एयर हो रहा है और आपको अगर एक्चुअल दिया है, एक्चुअल नहीं दिया तो हम 20% ही लेंगे, लेकिन एक्चुअल दिया तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि वो 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मेरे पास ये अमाउंट अलग से अवेलेबल नहीं है बट मेरे पास ए प्लस बी है, बी में मैं इंश्योरेंस की बातें करता हूं, तो आपके पास ए नहीं है, ए प्लस बी है ना, तो अभी काम थोड़ी ना रोकना है, तो आप ये ए प्लस बी के ऊपर लगा दो 20%। ओके, दैट इज फाइन। आगे क्या बोला, डू एड शिप डीमरेज चार्जेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको प्लीज ध्यान से सुनो। शिप डीमरेज चार्जेस आपको ऐड करने हैं, लाइटरेज चार्ज आपको ऐड करना है, बार चार्जेस आपको ऐड करने हैं। सर ये शिप डीमरेज, लाइटरेज चार्ज, बार चार्जेस, ये सारे वो खर्चे हैं विच आर इनकर्ड बिफोर द गुड्स रीच द प्लेस ऑफ इंपोर्ट, और बिफोर मतलब ये सीआईएफ वैल्यू का पार्ट बनेंगे। जैसे शिप खराब हो गई, शिप वहां पे डीमरेज चार्जेस आपने खराब कुछ पे कर दिए, शिप में आपने डिले कर दिया उसको वहां से हटाने के लिए, आपने उसकी पेमेंट कर दी। लाइटरेज चार्ज क्या होता है, कभी कभार एक बड़ी बड़ी वेसल्स आती है जो पूरा पोर्ट तक नहीं आती, तो हम एक छोटी प्यारी सी बोट को भेजते हैं, बड़ी वाली वेसल से गुड्स आर अनलोडेड ऑन दैट पर्टिकुलर स्मॉल बोट एंड दैट स्मॉल बोट कम्स बैक टू द पोर्ट। वो स्मॉल बोट अपने साइड से बोट चार्जेस या फिर लाइटरेज चार्ज लेती है, तो ये बार चार्जेस, लाइटरेज चार्ज और शिप डीमरेज चार्ज आपको ऐड करना पड़ेगा। अब इसी के साथ एक एग्जांपल देता हूं, सपोज ऐसा लिखा है कि द गुड्स वर नॉट क्लियर्ड, द गुड्स वर नॉट क्लियर्ड फ्रॉम द पोर्ट बियॉन्ड अ पर्टिकुलर टाइम लिमिट, हेंस some detention charges or demerit charges were charged, were taken basically were imposed by the customs authority। क्या वो पार्ट बनेगा वैल्यूएशन का? नहीं, क्योंकि गुड्स नॉट क्लियर्ड फ्रॉम द पोर्ट, इसका मतलब ये अनलोडिंग हो चुकी है और सीआईएफ वैल्यू के बाद खर्चा हो रहा है। ये सीआईएफ मैंने क्या बताया था, आपके गुड्स इंडियन पोर्ट पे आ चुके हैं, एक बार वो अनलोड हो गए, अनलोड होने के बाद, क्लियर होने के बाद वो मेरे इंडियन गुड्स का पार्ट बन जाते हैं, जो भी खर्चा फिर आपका होगा वो आपका पार्ट नहीं बनेगा फॉर द पर्पस ऑफ द असेसेबल वैल्यू। आई होप दिस इज क्लियर। इंश्योरेंस जो भी दे रखा है एक्चुअल लो, नहीं दे रखा तो 1.125% लो, एंड सिमिलरली अगर आपके पास ये फिगर नहीं है, ये 1.125 किसका लेना है, इसका, ठीक है। सो इफ दिस फिगर इज नॉट देयर बट यू हैव ए प्लस स्मॉल ए मतलब ट्रांसपोर्ट वाला, तो आप इसका 1.125% ले सकते हो। कुछ बातें और ध्यान देंगे, ट्रांसशिपमेंट कॉस्ट इज टू बी एक्सक्लूडेड। गुड्स यूएस से मुंबई आए, फिर मुंबई से कोलकाता गए, मुंबई टू कोलकाता कॉस्ट एक्सक्लूड कर दिए, क्यों? क्योंकि सर सीआईएफ वैल्यू तक ही मुझे अपना ध्यान रखना है। चार्जेस फॉर राइट टू रिप्रोड्यूस द इंपोर्टेड गुड्स इन इंडिया, अब ये क्या आपको ऐड नहीं करने, क्यों? क्योंकि ये तो इंडिया में ऐड हो रहे हैं ना, ये तो इंडिया में मैं खर्चा कर रहा हूं। हाउ इज इट लिंक्ड टू द वैल्यू व्हिच आई एम पेइंग फॉर द गुड्स? ये तो उन गुड्स को आगे जाके रिप्रोड्यूस कर रहा हूं। इसका एक केस भी था, किर्लोस्कर का आपके मटेरियल में दिया गया है, तो वो तो उसके रिस्पेक्ट में मैं खर्चा कर रहा हूं। दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द असेसेबल वैल्यू। पेमेंट फॉर राइट टू डिस्ट्रीब्यूट और रीसेल द इंपोर्टेड गुड्स, इफ इट इज नॉट अ कंडीशन फॉर सेल डोंट ऐड। कंडीशन फॉर सेल है तो ऊपर अपने कीवर्ड में फंस जाएगा कि भाई कुछ कंडीशन फॉर सेल है तो आपको ऐड करना है। डिविडेंड्स फ्रॉम बायर टू सेलर आर एक्सक्लूडेड, इट्स नॉट अ प्राइस पेड और पेबल फॉर इंपोर्टेड गुड्स। डिविडेंड इज अ सेपरेट ट्रांजैक्शन, तो वो आपको इसमें प्राइस और पेड में, प्राइस पेड और पेबल फॉर द गुड्स नहीं है, ठीक है। डिविडेंड क्यों देता है बायर? शेयर्स के अगेंस्ट दे रहा है, इट इज नॉट रिलेटेड टू समथिंग व्हिच आई एम पेइंग फॉर द गुड्स। ओके, अब सुनना, जब मेरा ट्रांजैक्शन वैल्यू फेल कर जाता है तो मैं रूल 4, 5, 7, 8 पे जाता हूं, ठीक है। अब रूल 4 क्या बोलता है, आप आइडेंटिकल गुड्स की वैल्यू ले लो। अब ये आपको ऑलरेडी पता है, इसकी बहुत डिटेल में मत जाना, बट कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है कि व्हेन द आइडेंटिकल गुड्स की आप ट्रांजैक्शन वैल्यू लेते हो और वो मोर देन 1 है आपके पास, लेट्स से आपके पास 4 वैल्यूज आ गई, तो लॉ कहता है कि आप इसमें से लोएस्ट वाला ले लो। तो ये आपको ध्यान रखना है, लोएस्ट वाली बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसमें बाकी कुछ नहीं है, बस आपको कुछ स्पेसिफिक्स का यू हैव टू टेक केयर दैट गुड्स का कमर्शियल लेवल सेम होना चाहिए, गुड्स की ट्रांजैक्शन सेम होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यू आर अ कंपनी बाइंग फ्रॉम अनदर कंपनी and you are taking a price of someone and when someone small individual is buying from a company, this is not a same commercial level, ठीक है। यहाँ पे डिस्काउंट का फर्क पड़ जाएगा, कॉर्पोरेट लेवल का फर्क पड़ जाएगा, तो ये एडजस्टमेंट्स आपको पेपर में दे रखी होंगी, तो आपको उसको सेम लेवल पे लेके आना है। एक चीज यूएस से मंगवा रहा हूँ, एक चीज यूके से मंगवा रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट चेंज होगा, इंश्योरेंस कॉस्ट चेंज होगा, तो वो आपको चेंजेस करने हैं। एंड एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन वैल्यू आया तो लोएस्ट वाला पिक करना है। रूल 5 इज नथिंग, इट इज एब्सोल्युटली सेम एज रूल 4, इंस्टेड ऑफ आइडेंटिकल आपको सिमिलर गुड्स उठाने हैं। रूल 6 क्या कहता है, देखो रूल 6 क्या कहता है, अगर मेरा रूल 4 और 5 फेल हो गया तो मैं रूल 7 और 8 पे जाऊंगा। यू कैन रिक्वेस्ट योर पीओ एंड इफ ही अलाउज, तो आप रूल 7 और 8 की जगह पहले रूल 8 लगा सकते हो, फिर रूल 7 लगा सकते हो। वही वाली बात यहाँ पे रूल 6 में क्लैरिफाई कर रखी है। अब रूल 7 क्या होता है, डिडक्टिव वैल्यू। डिडक्टिव वैल्यू मतलब इंडिया में जो वैल्यू है
उससे आपको उल्टा जाना है CIF वैल्यू की तरफ, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब ये उल्टा जाने के लिए जब आप इसकी प्राइसेस उठाओगे, उसमें अगर आपके पास मोर देन वन प्राइस आए तो आपको कौन सा वाला लेना है, आपको पिक करना है द वन विच इज अ ग्रेटेस्ट एग्रीगेट क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल आप प्राइस उठाने गए, जिस प्राइस से मुझे पीछे की तरफ जाना है CIF वैल्यू की तरफ, लेट्स से एक क्वांटिटी था 100 जो लेट्स से इट हैज बीन सोल्ड फॉर 60 रुपीज, एक था 200 क्वांटिटी विच हैज बीन सोल्ड फॉर 50, एक था 80 क्वांटिटी विच हैज बीन सोल्ड फॉर 30। तो कभी कभार क्या गलती होती है कि आप इसको ये ले लेते हो 30 वाला, नहीं, लोएस्ट वाली चीज रूल 4 में लगानी है। यहाँ पे आप देखो ग्रेटेस्ट एग्रीगेट क्वांटिटी कौन सा है, क्वांटिटी है 200 वाला, सो दिस इज द मोस्ट रिलायबल फॉर मी। सो आई विल स्टार्ट विद द प्राइस ऑफ 50 एंड आई विल गो बैक टू CIF वैल्यू। कैसे गो बैक करूंगा, इंडिया के प्रॉफिट कितना था वो माइनस करूंगा, फिर इंडिया में जो मैंने लोकल फ्रेट ऐड किया होगा वो माइनस करूंगा, तो 50 में से माइनस माइनस होते 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 वो CIF वैल्यू की तरफ जाएगा। उसकी इंफॉर्मेशन आपको पेपर में दे रखी होगी, ठीक है ना। चल, इफ द इंपोर्टेड गुड्स और आइडेंटिकल सिमिलर गुड्स आर नॉट सोल्ड और एट अबाउट द सेम टाइम ऑफ इंपोर्टेशन। मैं रूल नंबर 7 लगा रहा था, बट मेरे पास मिलता जुलता वैल्यू ही नहीं है जहां से मैं माइनस करना स्टार्ट करूंगा, तो कह रहे कोई बात नहीं, आप 90 डेज तक वेट कर सकते हो, 90 डेज तक कोई वैल्यू मिले तो ठीक, वरना रूल 7 नहीं लग सकता। और रूल 8 क्या होता है, रूल 8 है कंप्यूटेड वैल्यू। जैसे ऊपर इंडियन मार्केट से पीछे पीछे गए थे, कंप्यूटेड वैल्यू कहता है आप जो आउटसाइड इंडिया है ना, आपका सेलर, उसने क्या क्या कॉस्ट इनकर करी है, उस कॉस्ट को आप ऐड करते जाओ, देखो कैसे, उसका कॉस्ट ऑफ मटेरियल, फैब्रिकेशन, प्रोसेसिंग उसके फैक्ट्री में, प्लस उसका प्रॉफिट, उसका एक्सपेंस जो भी उसने किया, और फिर उसके बाद रूल 10(2) की एडजस्टमेंट। मतलब बेसिकली उन्होंने क्या बोला, ये करके आपका FOB वैल्यू आ जाएगा, और उसके बाद आप 10(2) लगा दो, ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस। दिस इज ऑल्सो वेरी जनरल यार, ठीक है ना। और रूल 9 होता है रेसिडुअल, जब सब फेल कर जाए तो रूल 9 लगा लेना। बट इन्होंने एक चीज क्लैरिफाई करी कि दिस कैन नॉट बी आर्बिट्ररी, नॉट आर्बिट्ररी, मतलब ये मन में जो आए वैल्यू वो नहीं उठानी है। तो नो वैल्यू शैल बी डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ, इन्होंने कुछ क्लैरिफिकेशन दिया कि इन बेसिस पे आप रूल 9 नहीं लगा सकते, यू शुड अप्लाई योर माइंड। अब इसमें क्या क्या मना किया देखो, सेलिंग प्राइस इन इंडिया ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, क्योंकि ये इंडिया में प्रोड्यूस्ड है, आप उसकी वैल्यू कैसे पिक कर सकते हो। A system which provides for acceptance of the customs purpose of highest of two alternative value. No, ऐसे कोई सिस्टम कहाँ पकड़ रहे हो आपकी जिसमें हाईएस्ट वैल्यू उठा रहे हो, नो, उसका कोई बेस नहीं है। प्राइस ऑफ गुड्स इन द डोमेस्टिक मार्केट इन द कंट्री ऑफ एक्सपोर्टेशन, आप यूएस की मार्केट की प्राइस उठा रहे हो, नो, वी हैव टू सी कि यूएस में प्रोड्यूस गुड्स इंडिया में जो आ रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी है। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अदर देन द वन वी कंप्यूट एज पर रूल 8, तो रूल 8 को छोड़ के कोई और कंप्यूटेड वैल्यू लगा रहे हो अपने मन के हिसाब से, नो, नॉट अलाउड। प्राइस ऑफ द गुड्स फॉर एक्सपोर्ट टू कंट्री अदर देन इंडिया, आप उठा रहे हो कि नेपाल में कितने में जा रहा है, उससे क्या, मुझे इंडिया की प्राइस चाहिए। मिनिमम कस्टम्स वैल्यू, ऐसा कोई कि जिसमें मिनिमम वैल्यूएशन पिक किया जा रहा है आर्बिट्ररी बेसिस पे या फिर अदर फिक्टिशियस। सो बेसिकली दे से दैट यू अप्लाई योर माइंड, यू अप्लाई सम रीजनेबल बेसिस कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल्स दैट वी स्टडीड, आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी ये तो ठीक है, एक ये डिफरेंस सुन लो, कभी कभार दे में आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ICD एंड कस्टमर फ्रेट स्टेशन। ICD जो होता है वो अपने आप में एक स्टेशन है, इट इज अ कस्टम स्टेशन, ओके, इट इज अ कस्टम स्टेशन जस्ट लाइक अ पोर्ट और एयर कार्गो यूनिट, जहां पे सारे के सारे काम होते हैं, लोडिंग, अनलोडिंग, चेकिंग, असेसमेंट, ड्यूटी, एवरीथिंग इज डन एंड इट हैज इट्स ओन इंडिपेंडेंट स्टेटस, वो अपने आप में एक फुलफिलिंग सेंटर है। कंटेनर फ्रेट स्टेशन इज अ मियरली एन एक्सटेंशन, it is merely an extension of a custom station set up with the objective of decongesting the port। कि यार यहाँ पे ना काफी सारा अभी माल आया हुआ है, बहुत लोगों के इंपोर्ट एक्सपोर्ट चल रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा अभी क्या है, गुड्स को थोड़ा डीकंजेस्ट करते हैं, इसको लेके चलते कंटेनर फ्रेट स्टेशन में, वहां पे माल भरा जाएगा, सॉर्टिंग करी जाएगी, लिमिटेड मैनर में ऑपरेशंस किए जाते हैं। देखो क्या, एग्जामिनेशन इज नॉर्मली कैरिड आउट, गुड्स आर स्टफ्ड एंड डीस्टफ्ड, aggregation and segregation also takes place, but assessment, duty, bill of entry filing, checking, inspection, वो सब यहाँ पे नहीं होता है, okay? So इसका अपना independent status नहीं होता है, it is obviously attached to some custom station, और ये क्या है, अपने आप में custom station का पार्ट है, जैसे एयर कार्गो होता है वैसे ये इनलैंड कंटेनर डिपो एक कस्टम स्टेशन है, ठीक है। एक्सपोर्ट वाले में आपको यहाँ पे भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मेथड्स ऑलमोस्ट सेम है जैसे हमने इंपोर्ट के करे, तो अभी इसको मत करो, सेक्शन 19 अभी नहीं करना है कुछ। अब सुनना जरा, मेरे को एक सवाल कराना है आपको, ये सवाल के बाद आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी, क्योंकि बहुत बच्चों ने प्रैक्टिस नहीं किया होगा। इसके सिवाय इफ यू हैव सम टाइम एंड यू वांट टू सी ऑल द क्वेश्चंस, क्योंकि ये 4-6 नंबर का तो सवाल आना ही आना है,
99.9%। मैंने ICM मटेरियल के सारे एग्जांपल्स एंड ऑल द क्वेश्चंस आई हैव कवर्ड इन वन सिंपल वीडियो। 1.5-2 घंटे का होगा, मैंने लास्ट टाइम डाला था, नो चेंज इन दैट, तो मैं उसको दोबारा नहीं डाल रहा, आप प्लीज देख लेना। रिफंड्स के साथ ही डाला था, रिफंड्स के साथ ही डाला था वो जो मैंने आपको रिफंड्स वाले में अपना यूट्यूब चैनल का दिखाया था। प्लीज डू दैट, प्लीज रिव्यू दैट। Okay, now please pay attention to this question. This is one of the important questions. Product Z was imported by Mr. X by air. The details are given. See, air सुनते आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। एक्चुअल अगर मेरे को दिया है ट्रांसपोर्ट और वो लोडिंग अनलोडिंग सब 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखो, प्राइस ऑफ Z एट एक्सपोर्टर्स फैक्ट्री इज गिवन एज 8500 USD। एक और गलती का चांस सुन लो, कई की चीजें यूएसडी में होंगी, एक आध चीजें आईएनआर में डाल देंगे, गड़बड़ मत करना। या तो सब कुछ स्टार्टिंग से आईएनआर में लो, या तो आईएनआर को यूएसडी या व्हाटएवर इट इज कन्वर्ट करके एंड में कन्वर्जन करो। प्लीज गलती नहीं करना है। इसके सिवा एक और गलती नहीं करनी है आपको, क्या, जो आपका बेसिक कस्टम ड्यूटी होता है ना, उसमें यू हैव टू ऐड सोशल वेलफेयर सरचार्ज। SWS लगाना मत भूलना। SWS आपको अलग से कोई इन्विटेशन नहीं दिया जाएगा कि भाई लगा लेना। दैट इज 10% ऑफ द BCD। इट इज अज्यूम दैट यू नो इट। ओके, चलो, तो ये क्या दिया हुआ है इन्होंने, फैक्ट्री में कॉस्ट दे रखी है 8500 की। उसके बाद फ्रेट फ्रॉम द फैक्ट्री टू द लोड एयरपोर्ट एंड लोडिंग हैंडलिंग चार्जेस प्लस फ्रेट फ्रॉम लोड एयरपोर्ट टू द एयरपोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन इन इंडिया। अब जब एयर का केस है तो मुझे कंपेयर करना है 20% ऑफ FOB से। क्या मेरे पास यहाँ पे FOB वैल्यू दे रखी है? आंसर इज नो। क्या मैं FOB निकाल सकता हूं? आंसर इज यस। FOB क्या निकलेगी? 8500 प्लस 250 प्लस 250। क्यों? फैक्ट्री में गुड्स थे। FOB क्या होता है? फ्री ऑन बोर्ड, तो उसको शिप में लोड करवाना है, इस केस में एयरक्राफ्ट में लोड करवाना है। तो 8500 उसकी फैक्ट्री की कॉस्ट हो गई, फ्रेट हो गया 250 और उसको लोड करवाने का चार्ज 250। सो ये कितना बना? 9000। 9000 का 20% क्या बना? 1800। अब ध्यान से सुनना, जो मैंने आपको ऊपर अभी हाईलाइट कराया था, दिस 20% डज इट इंक्लूड ओनली 4500? This 20% includes your transport also. This includes your handling and local freight also. तो ये 20% रिप्रेजेंट करता है 1, 2, 3 आइटम्स को। तो एक्चुअल कितना हुआ है मेरा? 4500 प्लस 500 दैट इज 5000 और 20% कितना बन रहा है? 1800। तो मेरा लोअर कौन सा होगा? 1800। यहां तक तो बच्चे समझ जाते हैं, आगे गलती करते हैं कि 1800 ऐड किस में करना है? 1800 ऐड किस में करना है? सर इसमें करेंगे ना, 9000 में करेंगे। नहीं बेटा जी, अगर आप 9000 में ऐड करोगे ना तो आप फ्रेट और लोडिंग हैंडलिंग डबल काउंट कर रहे हो। आपने 250 भी ले लिया एंड इट इज अ पार्ट ऑफ 20%, वहां पे भी ले लिया। तो आपको 1800 ऐड करना है 8500 में। तो अब आप 8500 प्लस 1800, ये आपका 10 सब रूल 2 का ए हो जाएगा और 10 2 बी आपका इंश्योरेंस जो कि दे रखा है 2000। ये आप देखोगे तो टोटल कितना बनेगा? 8500 प्लस 1800 प्लस 2000, ये बनेगा आपका 12300। बस फिर बाद में तो कन्वर्जन करना है, वो आप कर सकते हो। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब आप ये 20% निकाल रहे हो, दिस इंक्लूड्स 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो जब आप 20% 1800 ले रहे हो और जब आप इसको 9000 में अगर ऐड करते हो तो इसका मतलब ये आप डबल काउंट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि 9000 में आपने 250 भी ले लिया और 20% में भी ले लिया। तो मुझे 1800 ऐड करना है बेटा 8500 में। समझ आ रही है ना बात? आई होप दिस इज क्लियर। एक बार दोबारा अपने आप से सॉल्व करना, क्योंकि ये क्वेश्चन आया तो बच्चे गलती करेंगे। तो ये इसका आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये था मेरा वैल्यूएशन के हिसाब से एक ब्रीफ रिवीजन। प्लीज इसके हो सके तो क्वेश्चन देख लेना, जहां पे भी डाउट हो मैंने वीडियो डाल रखा है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट सेगमेंट। यस, सो अब बात करते हैं आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट चैप्टर। इंपोर्ट एक्सपोर्ट चैप्टर में मेरा सिर्फ फोकस 2 टॉपिक्स पे अभी रहने वाला है, प्रोविजनल असेसमेंट एंड योर बैगेज रूल्स। इसके सिवा मैं कुछ नहीं करवाने वाला। रिफंड और उसके चैप्टर में 1-2 केस लॉज इंपॉर्टेंट आते हैं, वो केस लॉज की वीडियो में अपलोड हो जाएगा। सो एज आई टोल्ड अर्लियर एट द स्टार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कस्टम्स रिलेटेड रिवीजन ओनली, कि कस्टम्स वाला जो रिवीजन है दैट इज सोनली फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने बिल्कुल भी कस्टम ढंग से नहीं किया हुआ है। दिस इज नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ योर नॉर्मल रिवीजन। जीएसटी जैसा हमने कॉम्प्रिहेंसिवली उठाया था, बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ मार्क्स 80-20 इज डिफरेंट, राइट? तो कस्टम्स में हमारा फोकस है सिर्फ हाई वेटेज एरियाज में, जो सबसे ज्यादा पूछे जाने के चांसेस है, जिसको आप मिस कर ही नहीं सकते। बैलेंस आपको करना है, दैट कॉम्बिनेशन ऑफ रिवीजन एंड योर सेल्फ स्टडी हैज टू बी अचीव्ड बाय यू ओनली। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्विकली बात कर लेता हूं। आपके प्रोविजनल असेसमेंट में एक जो गलती होती है, देखो प्रोविजनल असेसमेंट क्या होता है? आपका कस्टम्स ड्यूटी का प्रोविजनल असेसमेंट इसीलिए होता है दैट इट इज नॉट फाइनल। नाउ व्हाई इज इट नॉट फाइनल? मे बी ही इज स्टिल द पीओ इज नॉट कन्विंस्ड अबाउट व्हाट योर वैल्यूएशन इज, मे बी ड्यूटी या रेट के ऊपर कोई डाउट्स है, ऐसा कुछ। तो इसमें 4 रीजंस दिए हुए। देखो, इंपोर्ट एक्सपोर्टर इज अनेबल टू मेक सेल्फ असेसमेंट एंड ही रिक्वेस्ट इन राइटिंग फॉर असेसमेंट। वो कह रहा है मेरे से नहीं हो पा रहा है, तुम कर दो।
PO deems it necessary to subject any import export goods to chemical or other test. He is not sure कि exactly क्या है, उसके ऊपर टेस्ट कराना है, तो टेस्ट करने में टाइम लगेगा, उस तक क्या करना पड़ेगा, टिल दैट पॉइंट प्रोविजनल असेसमेंट करना पड़ेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्टर ने सब कुछ प्रोड्यूस किया, फर्निश्ड एवरीथिंग, PO वांट्स फर्दर इंक्वायरी। वो कह रहा है सब कुछ ठीक है, मुझे टेस्ट नहीं कराना, लेकिन मुझे अभी भी सेटिस्फाइड, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, द PO सेज दैट आई वांट टू गो फॉर फर्दर इंक्वायरी। एंड लास्ट, where the necessary documents have not been produced, information not produced, इसीलिए अब इंक्वायरी करानी है। तो इंक्वायरी की दो चीजें हो सकती है, डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड है या फिर डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोड्यूस्ड है, बट यस द फोकस इज प्रोविजनल असेसमेंट। सिक्योरिटी कितनी देनी पड़ेगी, PO इसके अंदर खुद बताता है आपको सिक्योरिटी कितनी देनी है। फिर फाइनल डिपेंड करेगा, अगर आपके लेट्स से यू हैव क्लियर्ड द गुड्स एंड बाद में आपसे अमाउंट पेएबल है तो आपको पे करना पड़ेगा, एंड अगर रिफंड है तो आपको रिफंड मिल जाएगा। गुड्स अगर वेयर हाउस्ड है तो उस केस में क्या होगा, जितना भी आपका एक्सेस ड्यूटी बन रहा है, अगर ये निकला, सी वेयरहाउस गुड्स में, वेयरहाउसिंग में आपका बॉन्ड साइन हो जाता है, इनटू बॉन्ड हम बोलते हैं, राइट, इनटू बॉन्ड वेयरहाउसिंग। तो उस केस में अगर आपका अमाउंट रिफंडेबल है तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर पेएबल है तो जितना भी एक्सेस ड्यूटी है इनटू ट्वाइस का आपसे एक और बॉन्ड लिया जाएगा, क्योंकि वेयरहाउस गुड्स में अभी पेमेंट नहीं हुई है। ठीक है, अब सर मेन बात इसमें ध्यान रखना, गलती होने के चांस, ये MCQ में भी आ सकता है, that if there is any interest payable on the amount which is due on final assessment, तो उस केस में जो इंटरेस्ट लगने वाला है that will be charged from the first day of the month of the provisional assessment। फॉर एग्जाम्पल ये जून महीने में 28 जून को प्रोविजनल असेसमेंट हुआ, जिसका फाइनलाइजेशन हुआ 6 अगस्त को, और जिसकी आपने पेमेंट करी 2 सितंबर को। इस केस में जो इंटरेस्ट लगेगा ना वो 1 जून से लगेगा, ये वाली गलती मत करना। ठीक है, कि आप 1 जून से नहीं ले रहे हो। कभी कभार क्या होता है पेपर में आप मे बी 29 जून से ले लोगे, 28 जून से ले लोगे, वहां पे गलती हो जाएगा। लेकिन जब अमाउंट रिफंडेबल होता है क्या उस केस में भी ऐसा इंटरेस्ट मिलेगा? आंसर इज नो। कस्टम्स में आपको यहाँ पे प्रोविजनल असेसमेंट के रिफंड में 3 महीने दिए जाते हैं, मतलब गवर्नमेंट को 3 मंथ्स दिए जाते हैं, डिपार्टमेंट को 3 मंथ्स दिए जाते हैं। उस 3 मंथ्स में अगर पैसा नहीं आया तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, बाकी का मैं अभी नहीं करा रहा इसमें, आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन बैगेज रूल्स। बचा हुआ क्या होता है ना, देखो कस्टम्स इज नॉट लाइक GST, इट इज क्वाइट प्रोसीजरल। तो यहाँ पे जितना सेल्फ करोगे रिवीजन उतना फायदा मिलेगा, रादर देन मैं कोई चीज बोलूं, क्योंकि समझाने वाला ज्यादा कस्टम्स में है नहीं। जो समझाने वाले टॉपिक्स थे वो मैंने अलग अलग चैप्टर्स में से ऑलरेडी उठा लिए है। ठीक है ना, तो कस्टम्स में आपको थोड़ा सा अलग फीलिंग आ सकता है, दैट इज ओके। अब बैगेज रूल्स में सुन लो, सेक्शन 77 में क्या होता है, एक बैगेज डिक्लेरेशन का फॉर्म देना पड़ता है, यू हैव टू डिक्लेयर व्हाट यू आर ब्रिंगिंग। ओके, रेट ऑफ ड्यूटी जो आपकी बैगेज में लगती है वो लगती है 38.5%, व्हिच कंसिस्ट ऑफ योर 35% प्लस 10% सरचार्ज। ओके, दिस यू ऑलरेडी नो। अब इसमें ना आपको एक शेड्यूल नंबर 1, मैं आपको 3 शेड्यूल दिखा देता हूँ, उसमें से ये शेड्यूल नॉट शेड्यूल एनेक्जर, ये एनेक्जर नंबर 1 आपको अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ लिमिट्स आई है, ये लिमिट्स के अगर ऊपर चला जाए तो वो बैगेज में नहीं आता, आप अलाउड नहीं है उसको, यू कैन नॉट ब्रिंग इट, राइट। तो ये लिमिट्स आपको लर्न करनी है, पेपर में टेस्टेबल है क्या क्या। फायर आर्म्स तो पूरा का पूरा कवर्ड है एनेक्जर 1 में। कार्ट्रिज मोर देन 50, तो अप टू 50 आप बैगेज में डाल देना, अप टू 50 आप बैगेज में डाल देना, उसके ऊपर आपको 38.5% का क्लेम आप कर सकते हो, बैगेज ड्यूटी पे करो और लेके आओ। सिगरेट्स मोर देन 100, मतलब अप टू 100 अलाउड। सिगार्स मोर देन 25, अप टू 25 अलाउड। टोबैको मोर देन 125 ग्राम, तो अप टू 125 ग्राम अलाउड। अल्कोहलिक लिकर 2 लीटर से ज्यादा तो 2 बॉटल अलाउड। गोल्ड सिल्वर इन एनी फॉर्म अदर देन ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स तो वो ज्वेलरी फॉर्म में चला जाएगा, वो रूल 5 में कवर हो जाएगा, उसके सिवा कोई गोल्ड एंड ज्वेलरी सिल्वर आपको अलाउड नहीं है। फ्लैट पैनल टेलीविजन ये ठीक है, ये मत लर्न करो, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ ये वाले 1 2 3 4 और 5 ये फिगर लर्न कर लेना। अगर आपका जैसे आया है सिगरेट्स 120 लाए है, तो इसमें से जो 100 है ना वो आप बैगेज के अंदर ही क्लेम करोगे। ठीक है, आई होप यू आर एबल टू गेट दिस, मतलब आपने इसके ऊपर सवाल भी किया होगा, ये टेस्टेबल है। ठीक है ना, चलो 2 और 3 अभी ठीक है। अब सुनो, आपका मेन जो काम आता है वो है आपका रूल नंबर 3 4 एंड 5, रूल 3 4 एंड 5, जिसमें से आपकी टेस्टिंग होने वाली है मेजरली, बैगेज में से जनरली क्वेश्चन आता है। तो सुनो, इफ देयर इज अ केस ऑफ पैसेंजर हु इज एन इंडियन रेसिडेंट और फॉरेन रिसाइडिंग इन इंडिया और टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब है ये इंडियन, ये एक्सक्लूडिंग एन इन्फेंट, इन्फेंट का अलग ही केस होता है, नीचे कराऊंगा। इफ ही इज कमिंग, ही वेंट अब्रॉड एंड नाउ ही इज कमिंग बैक फ्रॉम एनी कंट्री अदर देन नेपाल भूटान म्यांमार, तो नेपाल भूटान म्यांमार में थोड़े से अलग प्रोविजन है, वो यहाँ पे पढ़ेंगे। यूएस जाके आया, यूके जाके आया, तो उस केस में क्या क्या आपको अलाउ किया जाएगा। यूज पर्सनल इफेक्ट्स एंड ट्रैवल सुवेनियर, यूज मतलब जो आप पहन रखे हो, आपके यूज आपके कपड़े हैं, वो सब इसके अंदर आ जाएगा। उसके सिवा आप कोई भी आर्टिकल लाते हो तो उसकी 50,000 वैल्यू तक हम आपको अलाउ करेंगे, 50,000 तक वी विल अलाउ इट, 50,000 के ऊपर आपके ऊपर लग जाएगा 38.5% का रेट। एंड इट शुड बी इफ कैरिड ऑन इन पर्सन और इन अकम्पनीड बैगेज, या तो तुम्हारे जैसे तुमने कुछ हाथ में लेके आए हो, कुछ पहन के आए हो, या फिर वो आपके अकम्पनीड बैगेज में भी हो सकता है, यहाँ पे अनअकम्पनीड नहीं है। ठीक है, सुनो,
इफ इट इज अ टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन, अब तुम इंडियन नहीं हो, तुम टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन हो, तो तुम सब कुछ सेम, बस 50,000 की जगह 15,000। ओके, तो 50,000, यहाँ पे 15,000। यूज पर्सनल इफेक्ट्स कॉमन है, ट्रैवल सोविनियर्स जैसे वो होते नहीं है, जैसे दुबई जाते हो तो बुर्ज खलीफा का छोटा सा वो मिनिएचर मिलता है, तो दैट इज नोन एज ट्रैवल सोविनियर। और अब चाहे कोई भी केस हो, अगर आप नेपाल भूटान म्यांमार से आ रहे हो, सो इफ इट इज अदर देन नेपाल भूटान म्यांमार, यू हैव टू क्रिएट अ क्लासिफिकेशन वेदर इंडियन लोग है या इंडिया फॉरेन वाले लोग है। बट इफ इट इज अ केस ऑफ नेपाल भूटान म्यांमार, तो चाहे तुम कोई भी हो, हम देखो तुम्हें क्या देने वाले हैं, यूज पर्सनल इफेक्ट्स एंड ट्रैवल सोविनियर और 15,000 का वैल्यू। एक चीज यहाँ पे अलग से क्या है, इफ यू आर कमिंग फ्रॉम लैंड रूट ओनली यूज पर्सनल इफेक्ट्स विल बी अलाउड। क्यों? क्योंकि ये तीनों लैंडलॉक कंट्रीज है, इजीली आगे पीछे हो जाती है। तो अगर इजीली आगे पीछे होने वाले लैंडलॉक कंट्रीज में हमने इनको 15,000 और 50,000 दे दिया, तो उस केस में तो वो रोज 50,000 यूज करेंगे, हर घंटे 50,000 यूज करेंगे, बहुत ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो जाएगा एंड बहुत ज्यादा गवर्नमेंट का ड्यूटी लॉस हो जाएगा। सो इफ यू आर कमिंग बाय लैंड, ओनली एंड ओनली आपके यूज पर्सनल इफेक्ट्स, आपके कपड़े वगैरह जो आपने पहन रखे होंगे। इन्फेंट के केस में ओनली यूज पर्सनल इफेक्ट्स विल बी अलाउड। अब इन्फेंट को आप ये नहीं बोल सकते कि इन्फेंट ने 10,000 रुपए की शॉपिंग कर ली, 20,000 का फोन खरीद लिया, नहीं। आपका अगर इन्फेंट कोई ट्रैवल कर रहा है, इन्फेंट मतलब 2 साल तक का बच्चा, उसके सिर्फ उसके जो कपड़े पहने होंगे या उसका जो भी जैसे डायपर हो गया, ये सब चीजें जो यूज पर्सनल इफेक्ट्स होते हैं, दैट विल ओनली बी अलाउड। और यहाँ पे बहुत प्यारा सुंदर पॉइंट बनता है जहां पे गलती होने के चांस होता है, हॉट्स में भी शायद मैं इसको ले लूंगा, पर अभी सुनो, ये आपको तभी मिलेगा व्हेन इज अ पैसेंजर। अब कंफ्यूज कैसे करते, देखो एक क्वेश्चन आया था कि एक मिस्टर डेविड ट्रैवल कर रहा है और डेविड के साथ उसके बच्चे के यूज पर्सनल इफेक्ट से 50,000 रुपए के, बच्चों ने इसको एग्जाम कर दिया। अरे वो ट्रैवल तो खिलाई कर रहा है, इन्फेंट पैसेंजर तो है ही नहीं, पैसेंजर के कपड़े, इन्फेंट के कपड़े है, इन्फेंट के कपड़े आपको ऐसे नहीं आपको एग्जाम करेंगे हम। उस केस में आपका बच्चा भी तो ट्रैवल करना चाहिए ना साथ में, वो ट्रैवल ही नहीं कर रहा, तो फिर हम थोड़ी ना इसका एग्जामेशन देंगे, फिर तो इसी में आपका क्लब हो जाएगा, इसी में लो आप, ये अलग से नहीं मिलेगा आपको इन्फेंट का कुछ, ठीक है ना। चलो ज्वेलरी अलाउंस सुन लो, रूल नंबर 5, ज्वेलरी अलाउंस तभी मिलेगा जब आप बाहर रहे हो मोर देन 1 ईयर। यही मेन टेस्टेबल पॉइंट होता है जिसमें बच्चे गलती करते हैं। अगर आप एक आदमी हो, जेंटलमैन हो, तो अप टू 20 ग्राम वेट विद वैल्यू कैप 50,000, तो आपको दोनों लिमिट चेक करनी है। सर कभी कभार ये हो सकता है 17 हो और ये सब हो सकता है ऊपर हो, तो वो बैलेंस वाले को आपको यहाँ से रूल 5 से हटाना पड़ेगा, ठीक है। और सर कभी कभार हो सकता है ये 30 ग्राम्स हो और ये वैल्यू कम हो, तो आपको प्रोपोर्शनेट, जैसे 30 है तो 10 ग्राम का प्रोपोर्शनेट आपको डिसअलाउ करना पड़ेगा। और लेडी के केस में डबल 40 ग्राम 1 लाख। तो आई डोंट थिंक इसके अंदर आपको कोई डाउट आएगा। ये वाली चीज मैं आपको बोलूंगा आप मत करो, ये स्मार्ट वर्क कह रहा हूं, गलत जा सकता है, आई एम नॉट सेइंग नहीं आएगा पेपर में, बट ये लास्ट टाइम पूछा था, तो चांसेस ऑफ दिस गेटिंग रिपीटेड आई फील आर लो। टाइम मिले तो कर लेना, लेकिन अभी मैं नहीं करा रहा, और मैं बोलूंगा अगर तुम्हारे पास भी टाइम नहीं है तो ये रूल नंबर 6 अभी मत करो, ठीक है। उसके सिवाय सुनना, अनअकम्पनीड बैगेज का क्या सीन है। देखो अनअकम्पनीड बैगेज पे भी, जैसे ऊपर मैंने अकम्पनीड बैगेज बोला, अनअकम्पनीड नहीं बोला, तो सुन लो वो रूल कहता है अनअकम्पनीड बैगेज में भी हम आपको दे देंगे अनलेस स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड। तो अनअकम्पनीड क्या होता है, जैसे 2 चीजें कवर्ड है, पैसेंजर यहाँ पे अराइव हुआ, उसके 2 महीने बिफोर वो बैगेज लैंड हो गया, या फिर वो डिस्पैच हुआ है विद इन 1 मंथ। तो वर्ड्स भी जरा ध्यान रखना, यहाँ पे डिस्पैच, यहाँ पे लैंड नहीं है, यहाँ पे लैंड, यहाँ पे डिस्पैच नहीं है, तो 2 महीने पहले और 1 मंथ बाद। बेसिकली बैग अलग आ रहा है, आदमी अलग आ रहा है, स्टिल हम आपको अलाउंसेस दे देंगे, क्योंकि ऐसा बहुत बारी होता है, जैसे पर्सन का बैगेज खो गया तो वो बैगेज बाद में आता है, तो वहां पे भी हम आपको रूल्स वगैरह अलाउ कर देंगे। और जो ये वाला पीरियड होता है, जो ये वाला पीरियड होता है अराइवल वाला, इफ इज नॉट एबल टू अराइव, ये वाला जो पीरियड है उसके बाद वो अराइव नहीं कर पाया, तो ये एक्सटेंड हो सकता है 1 ईयर तक, ठीक है, वो छोड़ दो। क्रू बैगेज में एक छोटी सी चीज ध्यान रखना, अब क्रू क्या है, दिस इज द क्रू ऑफ एन एयरप्लेन, सो दे कीप ऑन ट्रैवलिंग, वो तो हफ्ते में 2-3 बार इधर उधर ट्रैवल करेंगे, तो उनको ये वाला बैगेज अगर अलाउंस दे देंगे 50,000 15,000 का, तो बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा गवर्नमेंट को, तो यहाँ पे उनको अलाउ नहीं किया। क्रू बैगेज के केस में अलाउ नहीं किया कि हम आपको कोई ऐसा अलाउंसेस नहीं देंगे। आपको अलाउंसेस तभी मिलेंगे जब आप फाइनली कंपनी छोड़ के वापस आ रहे हो, सो दैट टाइम यू आर नॉट अ क्रू, यू आर अ नॉर्मल पैसेंजर फॉर अस, फॉर इंडिया, ओके। और उसके सिवाय जब आप नॉर्मल ट्रैवल करोगे तो हम आपको चॉकलेट, चीज, कॉस्मेटिक, पेटी गिफ्ट आइटम जैसे लाते हैं ना फैमिली मेंबर्स के लिए, वो ले आना 1,500 रुपए तक बस। फैमिली मतलब जो भी आपके साथ घर में रह रही है, ठीक है। तो आपको अलाउंस कब मिलेगा, व्हेन यू आर फाइनली पेड ऑफ योर एंगेजमेंट, ओके। चल बाकी इसके सिवाय मैं अभी इस चैप्टर में कुछ नहीं करा रहा, ओके। मेरा मेन बैगेज रूल्स का ही फोकस था, बस अब मेरे साइड से ये कस्टम्स की चीजें हो चुकी है। आई नो आपको लग रहा होगा कि सर कस्टम्स में इतना मजा नहीं आया, बट कस्टम्स में मेरा जो फोकस इसी पॉइंट पे था कि किसी बच्चे ने बिल्कुल ही कस्टम्स नहीं किया, और क्योंकि 20 मार्क का ही है, तो उसमें से हाई वेटेज एरिया जैसे वैल्यूएशन चैप्टर 1 आई तो हमने ढंग से किया है, 13, 22 अबेटमेंट वाला,
टाइप्स ऑफ ड्यूटीज में हमने रिवाइज करी है, वैल्यूएशन भी किया है और फिर कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स किए, तो उससे एटलीस्ट आपका थोड़ा बहुत तो एक 10-15 नंबर निकलने चाहिए। 10 नंबर भी निकल जाए तो आई एम हैप्पी विद द नंबर ऑफ टाइम, नंबर ऑफ आवर्स वी आर इन्वेस्टिंग, राइट। सो दिस वाज ऑल फॉर योर कस्टम्स मैराथन। बहुत बड़ी मैराथन नहीं थी कंपेयर टू जीएसटी, बट यस, इसके साथ फिर अब आपको अपनी सेल्फ स्टडी मैनेज करनी है, और जो अलग वीडियोस आपके पास आने वाली है, हॉट्स की वीडियो आएगी, 14 मार्कर की वीडियो आएगी, वो सब मिला के एक पैकेज की तरह आपको हेल्प करेगा। ओके, दैट आई एम प्रीटी मच श्योर। सो ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल। यही था इस वीडियो के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।